पहले अपर्णा जी बोलेंगे ना? जी ठीक है। नमस्कार। भारतीय विचार मंच के पोस्ट कोविड 19 वेबिनार सीरीज के में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले कार्यक्रम के संबंधित कुछ आवश्यक सूचनाएं देना चाहूंगा। यह कार्यक्रम फेसबुक लाइव किया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह रहने वाली है। सर्वप्रथम श्री अपर्णा सिंह जी का वक्तव्य रहने वाला है। उसके पश्चात फिरोज अहमद बख्श जी का वक्तव्य रहेगा। दोनों वक्ताओं के वक्तव्यों के बाद प्रश्नोत्तरी रहेगी, जिसमें आप अपना प्रश्न हमें सेंड मैसेज के बटन पर जो आप अगर आपके मोबाइल से देख रहे हैं तो ऊपर स्क्रॉल करने पर मिलेगा। तो आपका प्रश्न आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम हम तक पहुंचाएगी और हम आपका प्रश्न आज के वक्ता को पूछेंगे। भारतीय विचार मंच आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः के मंत्र के साथ गत 27 वर्षों से वैचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भारतीय विचार मंच द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, चर्चा सत्र, शोध लेखन एवं विभिन्न विषयों पर पुस्तक प्रकाशन कर रहा है। वर्तमान समय में जब आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, ऐसे समय में मंच एक नए प्रकल्प ऑनलाइन वेबिनार सीरीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। मंच कुल 11 वेबिनार कर चुका है, जिसके वीडियो भारतीय विचार मंच के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज के वेबिनार का विषय राइट पाथ फॉर इंडियन मुस्लिम्स, जिस पर हमें दो वक्ताओं का मार्गदर्शन मिलने वाला है। प्रथम वक्ता है अपर्णा सिंह जी। अपर्णा सिंह जी महानगर बौद्धिक प्रमुख राष्ट्रीय सेविका समिति की हैं। अभिलेखों के लिए वह राज्य के कर विभाग में अधिकारी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर साइंस में बीटेक शामिल है। वह XLRI से MBA हैं। वर्तमान में वे XLRI से वित्त में PhD कर रही हैं। उनकी बहुमुखी गतिविधियों में अखबारों में और वीकली में प्रभात खबर, BBC हिंदी और ऑर्गेनाइजर जैसे कॉलमिस्ट के रूप में लिखना शामिल है। जिन विषयों के बारे में वह लिखती हैं वे विविध हैं, जैसे राजनीतिकरण की भाषा, नागरिकता कानून, राम जन्मभूमि आदि। उनके पास विभिन्न दर्शन से पाठों के प्रासंगिक करने और वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने की अद्वितीय क्षमता है। अपनी व्यक्तिगत दृष्टि, ऊर्जा और उत्साह के साथ वह हमारे चारों ओर विभिन्न मान्यताओं की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती हैं और समकालीन संदर्भ में हमारी जगह को स्पष्ट करने में चुनौतियों को आसानी से स्वीकार भी करती हैं। आपका हार्दिक स्वागत है अपर्णा जी। मैं दूसरे वक्ता श्री फिरोज अहमद जी का परिचय देना चाहूंगा। श्री फिरोज अहमद बख्श जी शिक्षावाद सह स्तंभकार, सामुदायिक कार्यकर्ता और भारत रत्न और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के परपोते हैं और हैदराबाद स्थित मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और खेल के प्रति उत्साही श्री अहमद ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, पोलैंड आदि में शिक्षा और प्रशासन पर अनेक सम्मेलन में भारत की यात्रा और प्रतिनिधित्व किया है। श्री बख्श उर्दू माध्यम स्कूलों और मदरसों की शिक्षा के उत्थान के लिए अपना समय बिता रहे हैं। वह धार्मिक के अलावा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को जोड़कर मदरसों को आधुनिक बनाना चाहते हैं। श्री भक्त जी को पिछड़े अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उत्कृष्टता के 5 संस्थानों और 100 स्कूलों की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में काम शुरू हो चुका है। वह भारत और विदेशों में कई मुख्य समाचार पत्रों के लिए एक त्रिभाषी उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी स्तंभकार भी हैं। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव, सुशासन, शिक्षा, उर्दू माध्यम स्कूलों, मदरसों, प्रख्यात व्यक्तियों के साक्षात्कार और यहाँ तक कि खेल, जो उनका जुनून है, सहित विभिन्न विषयों पर हजारों लेख लिखे हैं। श्री भक्त ने भारतीय मुसलमानों के बारे में एक स्मारक शिक्षा, जिहाद, काफिर, ट्रिपल तलाक की व्याख्या, मुसलमानों में परिवार नियोजन, भारत माता की जय, मदरसों,
आम नागरिकों के संबंध में स्मारकों की बहाली और विवादों के समाधान से संबंधित विषय पर अनेक टीवी डिबेटों में भाग लिया है। कॉमन सिविल कोड, आतंकवाद आदि सकारात्मक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। आपका हार्दिक स्वागत है फिरोज अहमद जी। मैं प्रथम वक्ता श्री अपर्णा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें। सर्वप्रथम मैं आदरणीय भक्त साहब को प्रणाम करती हूँ, भारतीय विचार मंच के उमंग जी को और आप और अन्य संयोजकों को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आपके माध्यम से मैं आपके प्रबुद्ध श्रोताओं तक अपने विचार को रख सकूं। और जितने भी श्रोता हैं आपके, जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, मैं सुनाई दे रही हूँ? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं लाइव हूँ? जी जी, आप लाइव हैं, आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए। हाँ, ठीक है। और बाकी जितने भी भारतीय विचार मंच के प्रबुद्ध श्रोता हैं, सबको मेरा अभिनंदन कि आप इस लॉकडाउन के समय में मंथन में अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आज का जो विषय है द राइट पाथ फॉर इंडियन मुस्लिम, इस विषय को मैं 3 बिंदुओं में रखूंगी। पहले जो बिंदु होंगे वो मुख्यतः समाज के जो कमियां हैं उसको उद्धृत करेंगे, और जो अंतिम बिंदु होगा वो आगे का रास्ता तय करेंगे। और इस्लाम वॉज नेवर अ रिलीजन ऑफ पीस, नॉट इवन फॉर अ डे। ये बात मैंने नहीं कही, ये बात कही गई अबू बकर अल बगदादी द्वारा। इनको सभी लोग जानते हैं, ये ISIS के चीफ है। आश्चर्य यह नहीं कि इन्होंने ऐसी बात कही, आश्चर्य यह है कि जब इन्होंने ऐसी बात कही तो विश्व के किसी भी बड़े उलेमा द्वारा इसके प्रति कोई प्रतिकार नहीं किया गया। तो जो मेरा पहला बिंदु है वो ये है कि इस्लामिज्म, जो कि कट्टर इस्लाम पंथी सोच का द्योतक है, और फासीवाद, इस्लामिज्म एंड फासिज्म आर कोहेरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी इस्लामिज्म और फासीवाद सुसंगत राजनीतिक विचारधाराएं हैं। अब फासीवादी क्या होता है? फासीवादी जो अनुयायी होते हैं फासीवाद के, वो ये सोचते हैं उन्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान है, और उनके जो नेता है उनके पास करिश्माई शक्ति है, और उस करिश्माई शक्ति का प्रयोग करके वो उनके लिए एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और समस्त समाज को 2 भागों में बांटते हैं, एक उनके मित्रों और एक दूसरे उनके दुश्मनों। एक फिलोसोफर है इटालियन, उनका नाम है अम्बर्टो इको। उन्होंने एक किताब लिखी जिसे कहते हैं, जिसका नाम है 5 मॉरल पीसेस। उसमें उन्होंने 14 विशेषताएं बताई फासीवाद के, जिसमें से एक विशेषता है कल्चर ऑफ ट्रेडिशन। अब ये कल्चर ऑफ ट्रेडिशन क्या है? कल्चर ऑफ ट्रेडिशन ये कहता है कि जो सत्य है वो इतिहास के किसी समय में प्रकाशित हुआ था, ये प्रकट हुआ था, और मनुष्य अपने बौद्धिक क्षमता से या बौद्धिक विकास से सत्य का की खोज नहीं कर सकता। तो ये इसी प्रकार जो इस्लाम के कट्टरवादी सोच वाले लोग हैं, उनका भी मानना है कि कुरान की अनुल्लंघनीयता और कुरान की अचूकता के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है, और वह सब कुछ जाना जा सकता है जो जानने योग्य है। इनवायबिलिटी ऑफ कुरान एज वेल एज इनएरेंसी ऑफ कुरान, इन 2 बातों पर जो कट्टर सोच वाले हैं, उनकी पूरी विचारधारा बेसिस इसी पर उनके विचारधारा का बेसिस है। जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें है कि जो फासीवाद है वो मॉडर्नाइजेशन का विरोध करते हैं, तर्क शक्ति को क्रूरता से कुचलते हैं, और जीनोफोबिया में विश्वास रखते हैं। ये जीनोफोबिया क्या है? तो जीनोफोबिया जो है वो लोगों के अंदर एक डर व्याप्त करता है, और अदर्स का कॉन्सेप्ट देता है, यानी जो भी आपके जैसे नहीं है, जो भी विदेशी है वो आपके दुश्मन है, उनसे डरना है। अच्छा, इनका आहार क्या होता है? फासीवादी बड़े कैसे होते हैं, क्या क्या खाते हैं? तो ये लोगों का डर इनका आहार होता है। और लोगों को कैसे डराते हैं? तो ये कहते हैं कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वो पूरा समाज जो है आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और आपको सदा प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो फासीवाद है उनका पूरा जीवन ही संघर्ष के लिए होता है, ये जीवन जीने के लिए संघर्ष नहीं करते। इसी प्रकार जो कट्टर सोच वाले जो इस्लाम के अनुयायी हुए, उन्होंने भी मुसलमानों को 3 बातों से डराया। पहला पश्चिम, दूसरा इजराइल, और तीसरा वे सभी लोग जो तर्क की, इस्लाम के विश्लेषण की, या इस्लाम की धारणाओं को किसी भी प्रकार क्वेश्चन करने की बात करें। अब जब मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जब इस्लाम पर्शिया की तरफ आगे बढ़ने लगा, तो इसको रास्ते में बहुत सारे ऐसी विचारधाराएं मिली जो इसको
इसको कन्फ्रंट करती थी, इनकी इनकी बातों को कन्फ्रंट करती थी और कहती थी कि मतलब आर्ग्यूमेंट करती थी और चुनौतियां देती थी। तो एक साहब थे आपके अरब में ही, उनका नाम है अहमद इब्न हनबली। इनको सभी लोग जानते होंगे जो भी थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में जानते हैं। इन्होंने हनबली न्याय प्रक्रिया की शुरुआत करी थी और जब इनको लगा कि अरे मेरा तो जो धर्म है ये तो डाइल्यूट होता जाएगा, इस तरह से लोग आर्ग्यू करते जाएंगे, तो इन्होंने एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं हनबली स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर इस्लाम। इनके ही अनुयायी बने 14वीं शताब्दी में इब्न तमैया। इन्होंने भी इन्होंने हनबलिज्म को रिवाइव किया और उसके बाद एक और व्यक्ति इनके बाद जो इनको इस कंजर्वेटिव सोच को आगे बढ़ाया, उनका नाम है इब्न अब्द अल वहाब। ये 18वीं शताब्दी में सऊदी अरब में हुए और इन्होंने हनबली से भी ज्यादा कट्टर विचार के साथ वहाबिज्म की स्थापना की। ये वही वहाबिज्म है जो वर्तमान में सऊदी के जो न्याय प्रणाली है उसका आधार है। अब हमको ये देखना है कि 20वीं सदी में जब हम लोग मॉडर्न एरा में आते हैं तो इन्हीं दो जो इन्हीं की जो वहाबिज्म की जो विचारधारा है, इसी विचारधारा से दो संगठनों का निर्माण होता है। एक संगठन जो है वो भारत में निर्माण होता है, जिसके निर्माणकर्ता होते हैं अबू अला मौदूदी 1924 में, और इनका जो मूवमेंट होता है ये कहते हैं हर अन इस्लामिक चीजों को समाप्त करना चाहिए और इस्लाम की स्थापना करनी चाहिए। इसी के 4 साल बाद अरब में एक शिक्षक होते हैं अरबिक के, वो मात्र 24 वर्ष के होते हैं, स्विस केनाल के एक इस्माइलिया नाम के शहर में वो रहते हैं और वहां पर वो एक 1928 में एक संगठन का गठन करते हैं जिसको कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड। अब इन्हीं दो संगठनों से जो मुख्यतः जितने भी रैडिकल संगठन है इस्लाम का, तो में ये अफगानिस्तान में मिलते हैं और अफगानिस्तान में ये 1980 के दशक में मिलते हैं और पेट्रो डॉलर्स और अमेरिका की सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके ये सोवियत से लड़ाई करते हैं और जब सोवियत वहां से चला जाता है फिर भी ये अपनी अहिंसक गतिविधियों को नहीं त्यागते हैं और वहां पर रह करके इनको लगता है अब हमें अपने जो इस्लामाइजेशन का जो काम था वो इस धरती से शुरू करना चाहिए और अलकायदा की स्थापना करते हैं। तो मुख्यतः ये बताने का ये था कि ये जो वहाबिज्म सोच है इसका सफर मोटा मोटी कहाँ से हुआ। अब आपको पता है कि जो रैडिकल सोच वाले लोग हैं ये पूरे विश्व में कितने हैं, जो सोचते हैं कि जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बॉम्ब या जिनको आप टेररिस्ट बना सकते हैं, ये पूरे मुस्लिम समुदाय के मात्र 7% है। यानी अगर आप कैलकुलेट करें तो मुश्किल से 11 करोड़ 11.5 करोड़ लोग आएंगे पूरे विश्व भर में। तो अब ये सोचना है कि भारत में इनका क्या है, भारत के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी बात क्यों करनी। तो भारत में 1914 से 2017 के बीच में होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि कुल 75 लोग ISIS ज्वाइन करने गए थे। 3 साल और आगे बढ़ गया तो मान लीजिए डबल कर लीजिए, उसका आंकड़ा मुझे मिला नहीं, तो 150 लोग मान लीजिए कि ISIS से जुड़ने गए। तो करोड़ों की आबादी में 150 लोग अगर ISIS से जुड़ने गए तो इसमें इतना चिंता होने वाली चिंताजनक बात क्या है। चिंताजनक बात ये है कि ये जो विचारधारा है ये अमीबा की तरह है, ये अपना शेप अपना रंग रूप जगह देखकर बदल लेती है। आज की डेट में मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट के सरकार में बैठा है। जब आपके जो मौदूदी हैं ये जब पाकिस्तान चले गए 1941 में, वहां पर उन्होंने जमाते इस्लामी बनाया और जब इनको लगा कि अच्छा पाकिस्तान की सरकार एक इस्लामिक राज्य बन सकता है, इन्होंने वहां पे इस्लामिक राज्य बनाया और उन्हीं का संगठन था यहाँ पर भारत के अंदर जमाते इस्लामी हिंद। उनको लगा कि ये तो भाई यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ का समाज तो नहीं स्वीकार करेगा, तो यहाँ पर इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना शुरू कर दिया। जो आपके जो सिमी है वो इन्हीं के एक छोटी शाखा है। तो इसी तरह ये जगह देख करके अपना आकार अपने काम करने का तरीका, उसी तरह हमने देखा अफगानिस्तान में तालिबान से आज की डेट में अमेरिका बात करने को तैयार हो गया। अब वहां पे भी जिस तालिबानियों ने इतने दिनों तक कट्टरपंथी आतंक किया, अब वो वहां पर सरकार चलाएगी। तो ये समय के हिसाब से जगह के हिसाब से अपना आकार और अपना काम बदलते हैं। तो
इतने कम जो भारत में लोग रेडिकलाइज्ड हैं, तो इसके लिए हमें चिंता करने की क्यों आवश्यकता है? चिंता करने की इसलिए आवश्यकता है कि हम ये बिल्कुल मानते हैं कि विश्व के, क्या भारत में 99.99% मुसलमान जो है वो बिल्कुल शांति प्रिय है, बट द साइलेंस ऑफ द पीसफुल एंड लिबरल पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी इज इररेलेवेंट। समुदाय की शांतिपूर्ण और उदार आबादी का जो मौन है वो उन्हें अप्रासंगिक बना देता है। जब मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करने बहुत वाले बढ़िया, जो वेरी गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल पॉइंट। धन्यवाद सर। जब carry on. मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले जो राष्ट्र के विरुद्ध जाकर खुद को जो ग्रेटर मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा मानकर उम्मा के कॉन्सेप्ट को बल देते हैं, तो इनके भीतर से कोई शक्तिशाली आवाज नहीं आती, ये इनको अप्रासंगिक बना देती है। हमने देखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे यहाँ, जैसे नेतन्याहू का जब दौरा हुआ तो रोड में प्रदर्शन करना, आपका एजेंडा ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप नेशन को पहले रखिए ना। ये उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसी को समझाने के लिए मैं छोटा सा आंकड़ा देती हूँ। 2006 में फ्यू का एक रिसर्च हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ मुसलमान देशों से पूछा था कि आप अपने आप को कितना मुस्लिम मानते हैं और कितना उस राष्ट्र के नागरिक मानते हैं। तो पाकिस्तान में ये आंकड़ा 79% लोग अपने आप को पहले मुस्लिम मानते थे, बाद में पाकिस्तानी मानते थे। 70% मोरक्कन पहले अपने आप को मुसलमान मानते थे, बाद में पाकिस्तानी मोरक्कन मानते थे। इसी तरह ये आंकड़ा इंडोनेशिया में 39% लोग पहले अपने आप को मुसलमान मानते थे, बाद में इंडोनेशियन मानते थे। अब मुझे नहीं पता अगर भारत में ये सर्वे कराया जाए तो ये आंकड़ा क्या रहेगा। तो जब हम देखते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री म्यांमार जाते हैं तो आप रोहिंग्याओं के लिए यहाँ प्रदर्शन करते हैं। ये सीए का जो पूरा विरोध था, ये पूरा उम्मा के कॉन्सेप्ट को लेकर के था। आप बाहर के मुसलमानों के लिए भारत की सरकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि भारत के मुसलमानों का तो कोई बात ही नहीं थी, उसमें उनका कुछ बिगड़ना ही नहीं था। अगर आप यही जो आपने इतना बड़ा शाहीन बाग किया, ये शाहीन बाग अगर आप किसी आइडियलिस्ट पोजीशन को लेकर के करते, अगर आप जैसे महिलाएं बैठी थी, अगर महिलाएं इस बात को लेकर के बैठती कि हमें भाई अपने कम्युनिटी में बराबर का हिस्सा दिलाओ, तो वो भारत के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ता और आपका जो पोजीशन है वो रैशनल लगता और पूरा का पूरा जो देश है वो आपको आपके साथ दिखाई पड़ता। एक हाल की घटना मैं बताती हूँ। एक हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट है, हमारे बहुत टीवी पे आते हैं, उनका नाम है तस्लीम अहमद रहमानी। उन्होंने अक्टूबर 2019 में तुर्की के राष्ट्रपति श्री एर्दोगान को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी बहुत सराहना करते हैं क्योंकि आपने सीरिया की रिफ्यूजी पॉलिसी इतनी अच्छी बनाई और इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। एंड ये लिखा कि यू आर द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द ग्रेट मुस्लिम कम्युनिटी and the whole Muslim community thinks of you as a dynamic and as a dynamic and a great leader. तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो इसके बाद क्या हुआ कि एर्दोगान जो है वो फरवरी में आपके ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली और सीनेट को एड्रेस कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा सीनेट को संबोधित करते हुए कि कश्मीर इज बैटल ऑफ गैलीपोली। अब बैटल ऑफ गैलीपोली क्या है? बैटल ऑफ गैलीपोली वो युद्ध है जिसमें अलाइड फोर्सेस ने ओटोमन एम्पायर को गिराया था। इसके आगे वो क्या कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि बैटल ऑफ गैलीपोली में 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 2 लाख सैनिक मारे गए। उस 2 लाख सैनिक में से 75% सैनिक अलाइड फोर्सेस के थे। और इसके आगे कहते हैं मैं पाकिस्तान के साथ हर पाकिस्तान के कोर मुद्दे पर। अब इसके बाद रहमानी साहब ने उनको संशोधन पत्र लिखा कि नहीं लिखा ये मुझे नहीं पता, या रहमानी साहब के विरोध में भारत के किसी मुसलमान ने उनका विरोध करके कोई आर्टिकल लिखा, कहीं विरोध प्रदर्शन किया। तो जब ऐसा नहीं होता है अंदर से, तब उनका जो शांत प्रिय होना ये पचता नहीं। जैसे कहते हैं ना, सत्य तो है पर सत्य को सिद्ध करना पड़ता है, तो ये सिद्ध नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो शांत प्रिय कम्युनिटी है, वो जो शांत प्रिय पॉपुलेशन है वो इररेलेवेंट है। अब इसके आगे आते हैं, जब आप अपनी कम्युनिटी के अंदर आपको जस्टिस और इक्वालिटी की डिमांड करनी होती है, तो उनकी आपके अंदर जो थ्रस्ट होना चाहिए इसके डिमांड को लेकर के, वो बहुत उदासीन रहता है। मतलब आप इतना फोर्सफुली नहीं कह पाते। जैसे आप पॉलीगैमी का मुद्दा ले लीजिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा ले लीजिए, इक्वालिटी का मुद्दा ले लीजिए, आप नहीं कर पाते। फिर जब यही डिमांड आप अपनी कम्युनिटी के बाहर के लोगों से करते हैं, तो जो आपका जो आक्रामक प्रदर्शन होता है इस डिमांड को लेकर के, वो संदिग्ध हो जाता है। मतलब वो
षड्यंत्रकारी लगता है। मतलब लगता नहीं है कि आपका जो कमिटमेंट है जस्टिस और इक्वालिटी के प्रति वो इतना नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बाहर से इतना डिमांड करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप अपनी कम्युनिटी के अंदर जब जस्टिफाइड दिखेंगे, तभी आपको बाहर भी आपकी जो कमिटमेंट है जस्टिस और इक्वालिटी की तरफ, उसको वो रिस्पेक्ट मिलेगा। एक उदाहरण मैंने बोला कि एक शिरीन दलवी नाम की एक जर्नलिस्ट थी, जो मुंबई की एक उर्दू डेली है अवधनामा, उसकी पत्रकार थी। वहां पर उन्होंने एक स्टोरी की 2015 में चार्ली हेब्डो के ऊपर, और उन्होंने मोहम्मद साहब का वही कार्टून रिप्रोड्यूस किया। तो उस कार्टून को रिप्रोड्यूस करके उसको तुरंत रियलाइजेशन हो गया कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। उसने अगले दिन फ्रंट पेज पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी, परंतु तथाकथित रेडिकल लोगों को ये बात रास नहीं आई, और उन्होंने उसके ऊपर बहुत प्रताड़ना करी, मारने, जान से मारने की धमकी दी, बहुत सारे केसेस थोप दिए, और उर्दू पत्रकार संघ ने उन पे आरोप लगाया कि ये संघी हैं, तस्लीमा नसरीन की ये अनुयायी हैं। तो एक पत्रकार है वही उर्दू उर्दू संघ के, उनका नाम है सरफराज आरजू, और वो कहते हैं कि पूरा उर्दू पत्रकार संघ उनके खिलाफ नहीं है, केवल एक व्यक्ति है। तो जो केवल एक व्यक्ति है, तो कहने की बात यहाँ पर ये है कि उस एक व्यक्ति के विरुद्ध आपने क्या किया, आपका स्टैंड क्या है, आपने क्या उस लड़की की मदद की। इतने मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, इतने मुस्लिम लॉयर्स हैं, इतने मुस्लिम, कुछ बहुत सारे प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी हैं जो एक्टिविस्ट हैं, क्या उन्होंने मदद की? जब उनसे पूछा गया क्यों नहीं की, तो आपने बोला कि सेंसिटिव मैटर्स में, रिलीजियस मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो जब रैशनल लोग मौन रहते हैं, तो बोलने की ठेकेदारी कोई और ले लेता है और आपकी तरफ से बोलता है। और ये तथाकथित सेक्युलर लोगों की जमात इस समुदाय के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में मेजॉरिटी के प्रति डर और भय की जो फीलिंग है, उसको एस्टैब्लिश करती है। और इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए, वो जो अदरनेस की फीलिंग है, इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रयोग किए गए। आजादी के पहले एक हंटर कमीशन आया, इसने एक रिसर्च करके मुसलमानों के ऊपर एक पेपर निकाला, इसका नाम था इंडियन मुसलमान। उसमें उन्होंने लिखा जो मुस्लिम कम्युनिटी का पिछड़ापन है, उसकी वजह ब्रिटिश साम्राज्यवाद है और हिंदू। इसका उन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं कही, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं दिया कि किस प्रकार है, बस उन्होंने ऐसे लिख दिया। इसी के प्रकार जब आजादी के बाद हमने देखा कि गोपाल कृष्ण कमेटी बनी, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, सबने यही कहा कि जो मेजॉरिटी डिस्क्रिमिनेट करती है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ, इसी की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी पिछड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक का दर्जा होना, तुष्टीकरण की राजनीति, निरंतर राजनीतिक संरक्षण ने ही मुस्लिम समाज के जो उनके कल्याण के जो ट्रस्टी बने हुए हैं, उनका तो कल्याण किया, लेकिन जो आम लोग थे उसको गर्त में ढकेल दिया। यही चुप्पी और अपने यहाँ सुधार की संभावनाओं की तलाश के प्रति उदासीनता ने वहाबियों को अपने अपने यहाँ स्थापित करने का मौका दिया। अब सऊदी ने 2005 में, जो हाउस ऑफ सॉड्स है, जो वहां का जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने $35 मिलियन, यानी 1,75,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया। किस लिए बनाया? कि साउथ ईस्ट एशिया में हमें वहाबिज्म का प्रसार करना है। अच्छा, ये भारत में कितना पैसा आया? तो भारत में लगभग $1 बिलियन पैसा आया अलग अलग मदों में। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का आंकड़ा है कि 25,000 वहाबी सिर्फ 2 सालों में, 2011 से 2013 के बीच भारत आए, और भारत आकर के इन्होंने अलग अलग जगहों पे मस्जिद बनाए और रेडिकल वहाबिज्म को फैलाया। काफी मदरसों में इन्होंने रेडिकलाइजेशन किया, मदरसों का स्टिंग भी हुआ था इंडिया टुडे के द्वारा। तो हमने देखा कि वहां पर किस प्रकार बच्चों में खलीफा के प्रति उनको उनको बताया जाता है, कि मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक खलीफा का फॉर्मेशन करना चाहती है, ये उनकी प्रतिबद्धता है। तो जब जब इस प्रकार की बातें जब समाज में होती हैं और हमें अंदर से कोई सशक्त आवाज दिखाई नहीं देती है, तो जो इनका होना और नहीं होना का कोई मतलब नहीं रहता। अंत में अब आगे क्या करना है? समस्या तो हो गई, अब आगे कैसे बढ़ना है? तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो रैशनैलिटी है, मतलब इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग रैशनैलिटी फ्रॉम द रिलीजन, रैशनलाइज योर रिलीजन बाय कंटेक्चुअलाइजिंग। यानी कि धर्म से तर्क को तलाशने के बजाय तर्क द्वारा अपने धर्म को वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें उपयुक्त बनाना है। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डी अरबाइजेशन, जो यहाँ के लोगों का अरबाइजेशन हो गया है उसको अंडू करना है, डी अरबाइजेशन। दूसरा है इंडियनाइजेशन। इंडियनाइजेशन से भी मैं बेहतर शब्द यूज करना चाहूंगी, री इंडियनाइजेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडियनाइज थे,
अपनी कुछ कमियों की वजह से अरबाइज हो गए, अब वापस से इनको इंडियनाइज होना है। तो पहले डी अरबाइज होने के लिए आपको विस्मरण करना पड़ेगा, यानी जो लर्न किया है अनलर्निंग करनी पड़ेगी, जो गलत सीखा है उसको भूलना पड़ेगा। और अरब से मान्यता, जो अरब से वैलिडेशन यानी अरब से मान्यता प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति अपने यहाँ हो गई है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। जो ये ग्रेटर मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने आप को एक मल्टीनेशनल कंपनी समझती है और भारत के मुसलमानों को उसका एक ब्रांच ऑफिस समझती है, और भारत के कुछ मुसलमान जो हैं वो जो जो उनका जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो विजन मिशन है उसके तरफ प्रतिबद्धता दिखाते हैं, और जिस राष्ट्र में वो रहते हैं वहां पर सिर्फ उनका लीगल अरेंजमेंट है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांचेस का होता है। और वो लीगल अरेंजमेंट क्या है? वो लीगल अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें भी वो लूप होल ढूंढते हैं कि इसको मिनिमम से मिनिमम इस अग्रीमेंट को हमको कहाँ फॉलो करके हम कानूनी रूप से सही हो और हम यहाँ से निकल जाए। लेकिन उनका विजन और मिशन दोनों अलाइंड रहता है मल्टीनेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर की तरफ। तो उस हेडक्वार्टर को आप भारत में लेकर के आइए। जो अरब से जो आपका जो ये जुड़ाव है मन का, वो जुड़ाव आप वहां से काटिए और उसको भारत के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जोड़िए। स्पेशली ये बात मैं मुस्लिम कम्युनिटी में जो नए मिडिल क्लास का जो उभार हुआ है बहुत भारी संख्या में, उनसे कहना चाहूंगी कि जो मिडिल क्लास है ये अब काफी भारी संख्या में आपको लॉयर्स, डॉक्टर्स दिखेंगे। तो एक मास्लो की प्रिंसिपल है जिसपे हिरार्की ऑफ नीड्स की वो बात करते हैं। तो अब आपका जो हिरार्की ऑफ नीड्स है वो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। सेल्फ एस्टीम आपने प्राप्त कर लिया है, अब आपको ये देखना है कि आप अपने बच्चे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए क्या दिशा देना चाहते हैं। अरब की दिशा देना चाहते हैं कि भारत की दिशा देना चाहते हैं। और ये याद रखिएगा, जब भी रेडिकलाइजेशन होता है तो सबसे पहले वो अपने समाज के लिबरल्स को खाता है, हमारा नंबर बाद में आता है। तो अपनी सामूहिक चेतना को भारत की चेतना से जोड़े। सोशल प्रोसेस का हिस्सा तो है आप, लेकिन प्रोएक्टिव हिस्सा। प्रोएक्टिव हिस्सा मतलब आपके जितने भी सोशल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल जितने भी एक्टिविटीज हैं उसमें आप सोशल ऑडिट का काम करें। सोशल ऑडिट का काम आप ही के समाज के लोग द्वारा किया जा सकता है। यानी आपके यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो इस्लाम के नाम पर चलते हैं, आप जाकर वहां देखिए कि वहां क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। कहीं एक भी ऐसी बात तो नहीं कही जाती जिसके कारण रेडिकलाइजेशन का एक 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 छोटा सा कण भी बच्चों के मन में आ जाए। तो ये दायित्व आपको उठाना पड़ेगा। इसके बाद इंडियनाइजेशन की बात आती है। तो जब हम बहुलवादी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, तो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में सौहार्द बनाने के लिए हमें कुछ सामान्य बातों का, सामान्य विषय पर अग्रीमेंट करना पड़ता है कि ये जो विषय है इस पे हम डिस्प्यूट नहीं करेंगे। और उस अग्रीमेंट जो वो कुछ विषय है जो समान विषय है, उसके प्रति जो प्रतिबद्धता है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यानी अगर वेन डायग्राम से समझे तो जो वेन डायग्राम का जो इंटरसेक्शन है, वो जो इंटरसेक्शन में जितनी भी बातें आती हैं उस पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये दोनों तरफ से, हर तरफ से, जितने भी समुदाय में लोग, जितने भी समाज में लोग हैं भारत के अंदर, ये प्रतिबद्धता अनकॉम्प्रोमाइजिंग होगी, तभी आप यहाँ के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़े रहेंगे। तो हमारे यहाँ तो जो समाज है हमारा, वो माइग्रेटेड समाज तो है नहीं, हम तो शुरू से यहीं पर थे। अच्छा, वर्तमान में कुछ लोगों की पूजा पद्धति बदल गई हो, पर इतिहास तो हमारा सेम ही है। तो हमारे लिए तो बहुत ही आसान होगा कि कुछ सभ्यता की बातों को लेकर के आए और कुछ आचार विचार की बातों को लेकर के आए, जो कि हमारे विरासत का हिस्सा है, उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए और कहें कि हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर चाहे वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी को बुरा लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे कुछ भी। तो सरकार कानून बना सकती है, पर सरकार पूर्वाग्रह को नहीं मिटा सकती। हमारे यहाँ भी सती का कानून बना, अनटचेबिलिटी का कानून बना, तो वो कानून से नहीं गया। वो जब लोगों के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये बात डाली गई कि नहीं, ये प्रथा गलत है। और ये बात किसने डाला? ये बात उन लोगों ने डाला जो मेडिवल सोच से बाहर आए थे, जो मेडिवल सोच की लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर के अपने धर्म को रैशनलाइज किया था। तो उन लोगों ने जब लोगों के मन में एक चेतना डाली, तब ये अपने आप स्वतः धीरे धीरे करके समाज से खत्म। कोई भी समाज, कोई भी धर्म तभी रैशनलाइज हो पाएगा जब वो अपने जो धर्म के कागजात हैं उनकी काल बाह्यता की अवधारणा को नकारेगा। यानी हर धर्म में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आउटडेटेड हो चुकी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रति आप निंदा का भाव रखें, नहीं। आदर के साथ वर्तमान परिस्थिति में उसे अप्रासंगिक, अव्यवहारिक और खतरनाक मानकर नकारना और उसका त्याग करना ही रैशनैलिटी को बल देगा।
अदरवाइज तभी हम पीस और हार्मोनी में रह सकते हैं और समन्वयता का निर्माण कर सकते हैं। तो जब तक मध्यकालीन मानसिकता की लक्ष्मण रेखा से पार नहीं करेंगे, जो रैशनैलिटी की बात है वो खोखली और भ्रामक ही रहेगी, कभी वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाएगी। जैसे हमने देखा कि मुगलकालीन समय में हमने देखा कि दारा शिकोह हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और वर्तमान में भी, मॉडर्न एरा में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वहीउद्दीन खान है, मोइन शकीर है, आपके आरिफ मोहम्मद खान है, जिन्होंने इस लक्ष्मण रेखा को पार किया और इस्लाम को वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में देखा। पर अफसोस की बात यह है कि ये मुस्लिम डिस्कोर्स का मेन हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम समाज को अपना राजा राम मोहन रॉय, अपना अंबेडकर ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा या बनना पड़ेगा। आपको भारत के इस्लाम का निर्माण करना पड़ेगा और इसकी मान्यताएं भारत के हजारों वर्षों की विरासत का विस्तार करे, ना कि उसके ऊपर वार करे और उसका प्रतिकार करे। अंतिम में मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। एक रशिया के लेखक हैं जिनका नाम है एंटोन चेखोव, जो टॉल्स्टॉय के समकालीन हैं। उनकी एक छोटी सी कहानी जिसमें वो कहते हैं कि दो मरीज होते हैं और ये दो मरीज एक ही वार्ड में एडमिट होते हैं। उसमें से एक जो मरीज होता है वो दूसरे मरीज को अनायास ही देख करके बहुत उससे परेशान रहता है, चिढ़ता है, हमेशा लड़ता रहता है, और जब देखो तब सुबह से लेकर रात तक वो उसके ऊपर चिल्लाता ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। जो दूसरा मरीज भी था वो भी कभी कभी रिएक्ट कर जाता है, कभी कभी वो बेचारा चुप बैठा रहता है। अस्पताल के सभी लोग उसके इस बात से परेशान रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह नर्स आती है और नर्स आकर कहती है कि भाई वो तो मर गया। तो जो ये झगड़ालू व्यक्ति था ये सुनता है और नर्स को लगता है चलो थैंक गॉड, अब तो ये गया, अब तो लड़ाई नहीं होगी, और ये बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब सुबह नर्स आती है तो वो देखती है कि यार ये तो मर गया, जमीन पे मरा पड़ा था। तो जो उसके जीवन का उद्देश्य था वो उस व्यक्ति से लड़ाई ही करना था, और जब वो उद्देश्य खत्म हो गया तो वो व्यक्ति भी खत्म हो गया, ना वो उसके साथ ही रह पाया ना उसके बिना ही रह पाया। धन्यवाद। धन्यवाद अपर्णा जी। अब मैं दूसरे वक्ता श्री फिरोज बख्त अहमद जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें। जी सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा। एक मिनट, आपको मेरी जी, आवाज हो सुनाई गया। दे रही है? जी बिल्कुल ठीक है, सर। जी जी ठीक है, ठीक है। अच्छा चेतन जी, देखिए, बड़ी मैं विनम्रता और निहायती अदब और एहतराम के साथ पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके पूरे संगठन का और अपने बहुत ही अजीज और पुराने दोस्त प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब का, कि जिन्होंने मुझे आप लोगों से जोड़ा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। हाँ, जी ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये, मैंने अभी इनको सुना, अपर्णा जी को सुना, तो काफी इनका बहुत ही एक कहना चाहूंगा बड़ा जो इनका पूरा बयान था, पूरी जो इनकी बात थी 20-25 मिनट की, इन्होंने टू द पॉइंट बोला। जो सब्जेक्ट इनको दिया गया था, पहले तो मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा, और दूसरी बात यह कि काफी इनको नॉलेज है। और मैं, जो भी लोग संगठन के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपर्णा जी को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि सुलझी हुई एक व्यक्ति हैं। और ये जो इन्होंने पूरे अपने बयान में एक बात करी कि जो इंडियनाइज्ड एक सिस्टम है सभी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें उस इंडियनाइज्ड जो हमारा सिस्टम है, जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी पुरानी विचारधारा है, जो एक्यूमेनिज्म का हमारा कल्चर है, सबके साथ सबके विकास को चलाने वाला कल्चर है, जिसकी मोदी जी भी व्याख्या करते रहते हैं टाइम एंड अगेन, तो इनको जोड़िए, क्योंकि इनसे बड़े अच्छे विचार हमको आगे आने वाले वक्तों में मिलेंगे। तो देखिए कि मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं वहां से शुरुआत करूंगा, और बीच बीच में मैं फिर जो भी रेफरेंस है, कुछ बातें मुझे करनी है जो अपर्णा जी ने कही हैं, उसके ताल्लुक से भी मैं कुछ अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए, मुसलमानों के ऊपर मैं आता हूँ, क्योंकि खुद भी मुसलमान हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अपने धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, साथ ही साथ अपने मजहब से जुड़ने के मैं हिंदुस्तान से भी जुड़ा हुआ हूँ, हिंदुस्तानियों से जुड़ा हुआ हूँ। और धर्म को मैं समझता हूँ, आपने बात कही थी अपर्णा जी कि
एक सर्वे कराया गया, वहाँ पे पूछा गया आप मुसलमान पहले हैं या हिंदुस्तानी पहले हैं या मुसलमान पहले हैं या मलेशियाई पहले हैं। तो मेरे ख्याल से सर्वे की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको क्या है, कि मैं ठीक है, मैं अगर ये कहूँ कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ और बाद में मैं मुसलमान हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं नज़र आती इस वजह से, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने भी ये बात कही थी, हदीस में भी ये बात है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं कुरान उनमें भी ये बात है। और छोटा-सा अरबी का ये शब्द है और वो उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो ईमान है, जिसके सहारे हम जीते हैं, मरते हैं, उसमें ये कहा गया कि आधा ईमान जो है आपका वतन से वफादारी और मोहब्बत है। यानी उसको कहा गया है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। अगर मेरे मेरे मज़हब ने कहा है कि जहाँ मैं रहता हूँ, उसी सरज़मीन से मैं मोहब्बत करूँ, उसी सरज़मीन से मैं प्यार करूँ, वो मेरा आधा ईमान है, 50% इज़ दैट। और 50% मेरा आता है नमाज़ है, कुरान है, हज है, ये सारी चीज़ें दान, दीन, धर्म है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको कितने लोग समझते हैं, कितने लोग मानते हैं? और अपर्णा जी, अगर इस सर्वे को कराया गया, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो नतीजा इसके दूसरे देशों में निकला, कि जहाँ ज़्यादातर मुसलमानों ने ये कहा कि मैं पहले मुसलमान हूँ और बाद में मैं मलेशियाई, कैनेडियन, अमेरिकन या हिंदुस्तानी हूँ, वही आएगा। ठीक है? हो सकता है कुछ मुसलमान ये कहें कि पहले मैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान ये कह देता है कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ और बाद में मैं मुसलमान हूँ, तो इससे क्या उसके मज़हब के ऊपर कोई आँच आएगी? क्या वो मुस्लिम धर्म से क्या वो खारिज हो जाएगा? ये बेकार की बातें हैं, ठीक है? लेकिन अगर अगर देखिए क्या है, एक बहुत बड़ी बात जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आप कह गए हैं, वो ये कह गए हैं कि उनके नज़दीक, आपके नज़दीक जो सबसे बड़ा गुनाह था, सबसे बड़ा गुनाह उनके नज़दीक क्या था? वो किसी के दिल को दुखाना, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना। यानी इतने बड़े-बड़े गुनाह हैं, मर्डर है, चोरी, चकारी, रेप, पता नहीं क्या कितने कितने तरह के गुनाह हैं, बड़े देयर आर हीनियस क्राइम्स। लेकिन आपके नज़दीक सबसे जो हीनियस, सबसे बड़ा गुनाह था, वो किसी के दिल को दुखाना। अब देखिए कितने लोग इस बात को समझते हैं हमारी अपनी कम्युनिटी से, मुझे पता नहीं, लेकिन पहले बात रखनी चाहिए। इस बात को अगर ये समझें, तो मैं छोटा-सा वाक़या आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कहा था मैं मौजूदा सूरत-ए-हाल से शुरू करूँगा। मेरी बात जो है प्रोफ़ेसर राकेश सिन्हा साहब सुन रहे होंगे, उनको मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ और हमारी जो मुलाकात हुई थी पहली मर्तबा मुझे याद है किसी चैनल पे हुई थी, एनडीटीवी पे हुई थी या दूरदर्शन पे, और तब से हम अपने आपस में विचार-विमर्श करते चले आ रहे हैं। मेरी बात वो समझते हैं, उनकी बात को मैं समझता हूँ और इस तरह से समझते हैं कि वो बहुत ही पक्के एक मतलब जो वेदांती धर्म है, उससे जुड़े हुए हैं और मैं भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। हमने पुल बनाए हैं आपस में भी, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है कि आप अपने हिसाब से, आपसे राकेश सिन्हा साहब से मेरी मुराद है सारे हमारे जितने भी भाई हैं, बिरादरान वतन, जितने हिंदू भाई हैं, सब अपने धर्म में पक्के हैं, फॉलो करते हैं। जो जितना धर्म में पक्का होता है, जितना धर्म में मजबूत होता है, उतना ही वो अच्छा इंसान होता है। तो जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी बात है। अक्सर मैं कहता हूँ कि ये जितने भी हमारे, चाहे वो संघ के लोग हों, चाहे वो संघ के लोग नहीं हों, अगर अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, पक्के हैं, ये एक अच्छी बात है, ठीक है? इससे क्या होता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती है। लेकिन धर्म से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है, जैसे वो क्या नाम, वो नायक साहब जो हैं, ठीक है? जो आजकल जो हिंदुस्तान से जिनको निकाल दिया गया है, वो धर्म की जड़ों से जुड़ने का वो मतलब नहीं है जिस तरह से जुड़े हुए हैं। क्यों? ठीक है, उन्होंने बहुत से स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, उनको पूरे स्क्रिप्चर्स इस्लाम के पता हैं, उनको हिंदुइज़्म के स्क्रिप्चर्स भी पता हैं, उनको क्रिश्चियनिटी के और जुडाइज़्म के और सिखिज़्म के सब पता नहीं क्या-क्या पता है। लेकिन जिस तरीके से वो बात को रखते हैं, जिस तरीके से वो एरोगेंस से रखते हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लाम ही, जो उनके कहने का मकसद है, कहते हैं इस्लाम ही सबसे अच्छा धर्म है। अरे भाई, तुम कह के क्यों ये साबित करना चाह रहे हो? इस्लाम अगर तुम चाहते हो सबसे अच्छा धर्म है, तो करके दिखाओ। सामने वाला जो हिंदू है, ईसाई है, सिख है,
मैं राकेश सिन्हा जी, अपर्णा जी और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 400-500 हज़ार लोग जो सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं ये बात बबांग दहल कहना चाहता हूँ। मैं रटता रहूँ ये बात, इस्लाम बहुत अच्छा रिलीजन है, इसका मतलब है सबमिशन, द वेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इस्लाम इज सबमिशन। मैं कहता रहूँ, झकता रहूँ, बकता रहूँ, मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे। मैं कहूँगा हदीस में लिखा है, मैं कहूँगा कुरान में लिखा है। अरे भाई, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन आपने कहा है, वो सब ठीक है, लेकिन सामने वाला तो ये देखेगा मैं उठता कैसे हूँ, मैं बैठता कैसे हूँ, मैं बोलता कैसे हूँ, मैं किस तरीके से पेश आता हूँ, मेरा आचार-विचार कैसा है, मेरा किरदार कैसा है, मेरा कैरेक्टर कैसा है। सामने वाला जब ये देखेगा, एक दौर था, मैं बताऊँ कि मैं कॉलेज में था, छोटा-सा मैं किस्सा बयान करना आपको चाहूँगा, क्योंकि आखिरी जो 4-5 मिनट हैं उसमें हम आगे के रास्ते की बात करेंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में केएम कॉलेज में था, किरोड़ीमल कॉलेज में। तो वहाँ मेरा एक दोस्त था, वो हिस्ट्री ऑनर्स में था, मैं इंग्लिश ऑनर्स में था। तो उन्होंने अपनी मैगज़ीन छापनी थी, अपनी कॉलेज की मैगज़ीन। तो यहाँ पुरानी दिल्ली में आए, नई सड़क पे एक प्रेस था। आज भी वो प्रेस है गालिबन, पता नहीं। तो उसका जो प्रेस का मालिक था, एक बिरादर वतन था, गैर मुस्लिम हिंदू था। तो उसने देखा मेरा दोस्त भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान। तो ये बात है, हम लोग कॉलेज में थे कब 1977 में, हम मतलब फर्स्ट ईयर में थे। ये बात है सेकंड, ये 78 की बात है, 1978 की बात है। तो उसने हमें देखा, कहने लगा साहब आप मियाँ भाई हो, आप तो बड़े अच्छे लोग होते हो और बड़ा ईमानदार लोग होते हो, ये वो कुछ हुई सुन के मुझे। खैर वो मैगजीन छपनी थी, छप गई। ठीक है। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि मैं अक्सर जूते लेने जाता हूँ कनॉट प्लेस में, बालूजा की एक दुकान है वहाँ, बहुत बड़ी दुकान है, पुरानी पुश्तैनी दुकान है उनकी। तो जब पैसे देने मैं गया, एक दफ़ा की बात है, इस बात को भी 15-16 साल हो गए, कि उसकी दुकान के आगे जहाँ वो पैसे लेते थे, जो वहाँ बैठते थे कैशियर या मालिक थे, एक उर्दू का शेर था इकबाल का। वो तो मेरे थोड़ा दिल में यानी तजस्सुस पैदा हुआ, थोड़ी-सी जिज्ञासा हुई। मैंने पूछा यार ये आपने ये इकबाल का शेर क्यों लगा रखा है? खैर उन्होंने अपनी बात कही। तो ये बिल्कुल सही कहा था अपर्णा ने कि जो हमारी तहज़ीब है, साझा विरासत है, मिली-जुली तहज़ीब है और इसको हम गंगा-जमनी तहज़ीब के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की, बौद्धों की नहीं है। इसकी ज़िम्मेदारी मुसलमानों की भी है। अगर कोई बात होती है, कोई मुसलमान को फिरोज़ बख्श कहता है, कोई और अब्दुल हकीम कहता है कि जी गंगा जमुना तहज़ीब से हम रहते चले आए हैं। उस तहज़ीब के ऊपर 50% आपको भी रहना है। अगर आप बिरादराने वतन हिंदुओं से अगर आप ये उम्मीद करते हो कि उस तहज़ीब को लेके वो भी चलें, तो 50% 60% आप रहिए, 40% उनसे आप उम्मीद रखिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ़ मतलब हमारा खून-खून तुम्हारा खून, हमारा खून-खून तुम्हारा खून पानी, ऐसा नहीं है। ये बराबरी से होता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अक्सर मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए एंड हाउ विल इट बी टेकन, इसको किस तरह से रिसीव किया जाएगा। इस जो हमारी बातचीत हो रही है, बहुत से मेरे जो बंधु हैं, बहुत से बंधु जमात-ए-इस्लामी से भी सुन रहे होंगे और बहुत से बंधु इसको आरएसएस से भी सुन रहे होंगे, शिवसेना से भी सुन रहे होंगे, गालिबन ऐसी। मैं बताऊँ आपको कि जिस माहौल में मैं मुसलमान हूँ और बहुत सड़ा हुआ जड़ों से जुड़ा हुआ मुसलमान हूँ। पूरे 30 रोज़े रखता हूँ, पूरी 5 नमाज़ें जमात से मिल जाती हैं वो रखता हूँ, नमाज़ निकल जाती है जमात से तो बाद में क़ज़ा पढ़ता हूँ। ये मेरा ये बताना नहीं चाह रहा कि मैं आई एम अ ग्रेट मुस्लिम। बात से बात निकलती है तो मैंने बताया। लेकिन जब अपने मोहल्ले में मैं पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान हाता काले साहब मोहल्ले में रहता था, तो वहाँ मैं यही सुना करता था, एक नेगेटिव जो टोन और टेन्योर है, संघ परिवार के ताल्लुक से वो सुनता चला आता था। बुराई सुनता था जनसंघ की, लोग बुराई करते थे आरएसएस की, तो हम समझते थे कि पता नहीं कैसे लोग हैं। मैं बुरा नहीं समझता था। जब तक मेरी आदत ये है, जब तक मैं किसी चीज़ को खुद अपनी आँखों से नहीं देख लूँ कि ये अच्छी है या बुरी है, तब तक मैं उसमें विश्वास नहीं करता। ये थोड़ा-सा एक साइंटिफिक एटीट्यूड है मेरा। स्कूल में मेरे पास साइंस थी, वो अलग बात है कि कॉलेज में मैंने इंग्लिश ऑनर्स ले लिया। तो मैं सुनता था तो मुझे अजीब-सा लगता था। मैं कहता था कि भई जमात-ए-इस्लामी की बहुत तारीफ़ होती है, जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद की तारीफ़ होती है, कोई बात नहीं है, ठीक है।
ये भी संगठन है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जब मैं ये सुनता था कि आरएसएस तो यूँ है और यूँ है, तो फिर मैंने कहा ये आरएसएस को मैं थोड़ा-सा देखूँ। कॉलेज में गए, उठना-बैठना शुरू किया, ठीक है? वहाँ पे हमारे दोस्त आते थे, उसमें 2-3 दोस्त हमारे सीनियर भी थे, उसमें विजय गोयल भी थे, सुधांशु मित्तल एक दोस्त हुआ करते थे, विजय जॉली हुआ करते थे और भी कई लोग थे। जेटली साहब हुआ करते थे, वो आते थे हमारी क्लासेस में इंग्लिश ऑनर्स की, वो कहते थे जी एबीवीपी को वोट देना सारा। तो ख़ैर ये कि जब मैं इन लोगों से मिला, उठा-बैठा तो मुझे पहली चीज़ का तो एश्योरेंस ये हो गया कि ये लोग मुसलमानों के दुश्मन कहीं से कहीं तक नहीं हैं। तो ये बात मैंने अपने समाज में फैलानी शुरू कर दी। इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो गाँठ बन जाती है ना दिमाग में, उसको खोलना आसान नहीं है। लेकिन ये कोशिश हम पिछले 30-35 साल से कर रहे हैं और जब तक दम है करते रहेंगे। क्योंकि देखिए हेलो। हेलो सर, आपका। हाँ। हाँ, जी, तो मैं कहना बताइए। चाहूँगा जी। हाँ, हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आरएसएस के ताल्लुक से जब मैंने इनको बैठा इनमें अच्छा मैं मुसलमान बन के नहीं बैठता था कि वो होशियार हो जाएँ, अलर्ट हो जाएँ, ना नाम बताता था। तो मैं ऐसे इसी चेहरे-मोहरे से जाता था, उन्हें पता नहीं है मुसलमान है। लेकिन मैंने जो भी बात उनकी सुनी, मैंने कहीं से कहीं तक ना तो उनको एंटी इस्लाम पाया, ना उनको एंटी मुस्लिम पाया। हाँ, ये ज़रूर पाया अपनी किताब को फ़ॉलो करने वाले वो लोग थे, ठीक है? लोग हैं और एक मोमिन है। मोमिन वो होता है जो अपने मज़हब से बहुत पक्के तरीके से जुड़ा होता है, समाज से भी जुड़ा होता है, सबका भला चाहता है। मैं भी मोमिन हूँ, मैं भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी समाज का भला चाहता हूँ। लेकिन मेरे मोमिन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने में आकर के और ये मुझे वो डराते रहे कि अरे भई ये तुम्हारे दुश्मन हैं, आरएसएस वाले तुम्हारे दुश्मन हैं और ये तुम्हारे जनसंघी तुम्हारे दुश्मन हैं और इस तरह के लोग विश्व हिंदू परिषद वाले दुश्मन हैं, मैं उस पे बिल्कुल यकीन करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं मोमिन हूँ तो यकीन नहीं करूँगा, अगर मोमिन नहीं हूँ, तो फिर मैं जो हो रहा है हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे जो 25-30 करोड़ मुसलमान हैं वो मोमिन नहीं हैं, सारे मोमिन हैं। लेकिन मसला क्या हो रहा है? मैं इसको जोड़ना चाहूँगा जो आजकल माहौल है। देखिए हाल में क्या हुआ, आपने ये तबलीगी जमात के ताल्लुक से खबरें आ रही हैं, कब तक आएँगी मुझे पता नहीं। इनके इन इनकी जानिब से क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ और वो ये कि जब सरकार ये कह रही है कि आप मिल के ना बैठो, कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, रूपोश बीमारी है, आप अपने जो आपकी पाठशालाएँ हैं, ग्रुपिंग्स हैं, इनको खत्म कर दो। इन्होंने नहीं सुना और 28 तारीख तक इनके ग्रुप चलते रहे और यही नहीं, जो इनके अमीर हैं, बजाय इसके कि लोगों को समझाएँ, नहीं भई देखो, हम जिस मुल्क में हैं, ये जो मुल्क है, ये दारुल हरब नहीं है। ठीक है? जैसे ये लोग कहते हैं जमात वाले हिंदुस्तान को दारुल हरब का मतलब होता है कि जहाँ मुसलमान रहें एज़ सब्जेक्ट्स और जिसको चलाए गैर मुस्लिम, जैसे मोदी जी चला रहे हैं, तो उसको दारुल हरब कहते हैं जमात वाले। मैं हिंदुस्तान को दारुल हरब नहीं मानता। मैं हिंदुस्तान को जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, दारुल अमन, ठीक है? मैं इसको दारुल अमन मानता हूँ। दिस इज़ अ लैंड ऑफ पीस। ये मेरा पक्का यकीन है। तो ठीक है, तुम लोग जो कर रहे हो करते रहो। अपने कोने में जो कर रहे हो करते रहो, जमात चलाते रहो और जिस तरह से अपना गठन कर रहे हो करते रहो। हमें आपसे कोई लेना नहीं, देना नहीं। ना हम आपको रोक रहे हैं, ना हम आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इतना बड़ा कांड हो गया, तो इसमें तो आपको आपको देखना चाहिए कि आपसे कितनी भारी आपसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब पता नहीं कि ये साजिश है, क्या है? मान लो साजिश नहीं है, अनजाने में आपसे हो गया, ये मान के चलते हैं। लेकिन जब आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने को हवाले करो, हुकूमत के हवाले करो, आपका इलाज करेंगे। मुझे पता नहीं ये लोग ना तो अल्लाह के दोस्त हैं, ना ये प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके दोस्त हैं, ना ही ये कुरान के दोस्त हैं, ना मक्का के दोस्त हैं, ना मदीना के दोस्त हैं। अरे आप किसके दोस्त हैं? अरे आप तो मुझे लगता है आप अपने भी दोस्त नहीं हैं, क्योंकि आप अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। घर जाओगे तो अपनी फैमिली के दोस्त नहीं। तो असल में किसी ने मुझसे ये कहा था, मैं दुश्मन नहीं हूँ जमात का, ठीक है? मैं वहाँ पे भी जाके बैठा हूँ, मैंने वहाँ पे भी जाके बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करी हैं। हर थर्सडे को बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, बड़े-बड़े आलिम व फाज़िल, अकाबिर व अमाइद वहाँ पे आते हैं और वो लोगों से बात करते हैं। वहाँ बैठा हूँ मैं, ठीक है? वहाँ मैंने बातें सुनी हैं, लेकिन किसी ने ये कहा था कि जमात वाले जो बात करते हैं, जो कौम से कहते हैं, वो सारी बातें ज़मीन से नीचे की और आसमान के ऊपर की होती हैं।
अरे भाई ज़मीन को निकाल दोगे इस मीडियम को तो कैसे बात बनेगी? क्योंकि आमतौर से जमात में ये कहा जाता है, मैं ज़्यादा वक़्त नहीं दूँगा जमात को क्योंकि एक वक़्त बहुत कीमती है, दुनिया सुन रही है इसको। आमतौर से उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये घर से निकल जाते हैं 40 दिन के चिल्ले पे या साल भर, फैमिलीज़ को छोड़ देते हैं, अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, चलो अच्छी बात है, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। भटके हुए मुसलमानों को, शराबियों को, कबाबियों को आप रास्ते पे ला रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपके बीवी-बच्चे हैं, कि आप अपने बीवी-बच्चों को, अपने माँ-बाप को, अपने भाई-बहनों को जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, अल्लाह का रास्ता ये है। अल्लाह ने भी ये नहीं कहा है कि अपनी जो आपकी पहली तो इनका अपना अलग ही सिस्टम है। कहने को ये कुरान को मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुरान के रास्ते पे चलते हैं। कहने को ये अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अल्लाह को मानते हैं, ये मुल्ला को मानते हैं। और इनके मुल्ला उमर जैसे लोग हैं, इनके जो मुल्ला हैं, इनके हज़रत मौलाना साद जैसे लोग हैं, ठीक है? मानते रहें। हमें आपसे कोई लेना नहीं, देना नहीं। हिंदुस्तानी मुसलमान जमात के साथ नहीं है। 90% मुसलमान जमात के साथ नहीं है और जो टेलीविज़न पे जाकर के जो लोग जो जो लोग धाना बहस करते हैं, चाहे वो कुछ सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हों, जिनकी दाढ़ी नहीं है, बारिश नहीं है, जिनकी टोपी नहीं है, या वो लोग जो बाकायदा आलिम दीन हैं, जिस तरीके से जो नेगेटिव टोन और टेन्योर ये लोग बोलते हैं, उससे मुझे बड़ी उलझन होती है। मैं कुढ़ता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ जब मैं इतना कुढ़ रहा हूँ, तो हमारे जो बिरादरान वतन है गैर मुस्लिम वो कितने कुढ़ते होंगे। ये लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं, हिंदुस्तान को बुरा-भला कहते हैं। ये लोग सिस्टम और गवर्नेंस के साथ नहीं, हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं। ये लोग मोदी के साथ नहीं है, चलो मत रहो मोदी के साथ, ठीक है, जो कहना कहते रहो मोदी को। लेकिन एक जो कानून है उसके साथ तो रहोगे। आप कौन-सा कानून मानते हो? आप इसमें मैं काफ़ी लोगों को शामिल कर रहा हूँ, सिर्फ जमातियों को नहीं। आप प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपका कानून नहीं मान रहे, आप कुरान का कानून नहीं मान रहे, आप हदीस का कानून नहीं मान रहे। अरे कौन-सा कानून मान रहे हो आप? जब इस्लाम में कह दिया गया है कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, ये बात आए दिन मैं सुनता हूँ। अच्छा, ये बात हम कहते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन इस पे अमल नहीं करते, ठीक है? आए दिन मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को सुनता हूँ, वो भी ये बात बताते हैं और ऑनरेबल इंद्रेश कुमार जी वो भी ये बात बताते हैं, ठीक है? सरसंघ चालक भी ये बात बताते हैं। मैंने एक मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, यहाँ पे सरसंघ चालक जी के साथ, उसमें जर्नलिस्ट थे, तो मैं भी उसमें था। तो मैंने उनको एक बात ये कही कि सरसंघ चालक जी, मोहन भागवत साहब, आप लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा, जब हवा में जो 2 हवाई जहाज़ टकरा गए थे, एक कज़ाकिस्तान का था, एक सऊदी अरब का था। काफ़ी लाशें वहाँ चरखी दादरी दिल्ली के पास बिछ गई थीं। लोग वहाँ पे अच्छा वहाँ पे क्या होता था जब ये लाशें बिछ गईं, तो रातों-रात को जमीयत उलमाए हिंद नहीं जाती थी, जमात इस्लामी के लोग नहीं जाते थे। वहाँ 2 ऑर्गनाइज़ेशंस को मैंने और मेरा जो वकील दोस्त है मोहम्मद अतीब सिद्दीकी, नाम लेके कहना चाहूँगा, नोएडा में रहता है, उसने हम लोगों ने आँखों से देखा रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे, 12-12 बजे, ये लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग, शिवसेना के लोग और इसके अलावा आरएसएस के लोग, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रोज़े से हूँ। वैसे चाहे झूठ बोल लूँ, रोज़े में नहीं बोलूँगा। ये लोग वहाँ पर जाकर जो मुसलमान अपनी लाशों को आइडेंटिफ़ाई करने आते थे, उनको दूध, डबल रोटी, चाय, पानी ये सब दिया करते थे। कोई बहुत थका हुआ होता था, उसके लिए वहाँ पर एक चटाई बिस्तर का भी इंतज़ाम होता था। ये लोग जो हैं, ये ज़मीन से जुड़कर काम करने वाली ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ठीक है? मैं आरएसएस का मेंबर नहीं हूँ। मैं उसका ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ। लेकिन जब मैंने इन लोगों को ईमानदारी से काम करते देखा, इंसानियत से बगैर यानी धर्म की जो पराकाष्ठा है उनसे ऊपर उठ के काम करते हुए देखा, तो अब मैं इनका वकील बन गया हूँ। उसकी मुझे परवाह नहीं है कि कितने लोग मुझे क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन 50% मुस्लिम तबका ऐसा है जो खुल के मेरी तारीफ करता है कि ये बात को समझता है, सच्ची बात करता है। अच्छा, मुझे कुछ लेना-देना नहीं है, ठीक है? अल्लाह का दिया सब कुछ है। लेकिन हक की बात मैं ज़रूर कहूँगा और इसलिए कहूँगा, हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत है, अपने देशवासियों से मुझे मोहब्बत है। अभी अपर्णा सिंह ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही थी, बहुत ज़रूरी बात कही थी उन्होंने और ये बात सरसंघ चालक ने भी कही थी, ठीक है? तो मुझे पता नहीं अपर्णा ने ये बात उनकी सुनी है, उनका वीडियो देखा है। वो बात ये थी कि ज़्यादातर मुस्लिम तबका जो है, वो इस देश का, वो अमन पसंद है और वो प्रधानमंत्री को चाहता है, उनको पसंद करता है, लेकिन वो खुल के नहीं आता। अब जैसे मैं खुल के आ गया सामने, मुझे प्रधानमंत्री में विश्वास है, मैं समझता हूँ ईमानदार आदमी है, दमदार आदमी है, वज़ादार आदमी है, ठीक है? कामदार आदमी है,
जानदार आदमी है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। नए-नए जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो एक तुर्किया मेरा दोस्त था, वो अबे डोंट डोंट टेक इट अदरवाइज, वो कहता है यार जब से 2014 की बात है, जब से तुम्हारा नया प्रधानमंत्री आया मोदी साहब, कहता है कि अब लग रहा है कि हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मिला है। इससे पहले पिछले 10 साल तो ऐसा लग रहा था दैट द कंट्री वाज रन विदाउट अ प्राइम मिनिस्टर। खैर वो एक अलग बात हो गई। मेरे कहने का मकसद ये है कि अब मैं इसके बाद आऊँगा कि आगे क्या करना है। ये तो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, ठीक है? और बहुत अफ़सोस मुझे हुआ इसमें एक चीज़ और जोड़ के, आगे हम मुसलमानों को क्या करना है। देखिए मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं हूँ, किसी पार्टी का कांग्रेस का, सपा का, बसपा का या भाजपा का या कोई और इंसाफ पार्टी का, किसी का मैं वो नेता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने लोगों को चाहता हूँ, हिंदुओं को चाहता हूँ, मुसलमानों को चाहता हूँ, सबको चाहता हूँ, हिंदुस्तानियों को चाहता हूँ। लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बने, जो कि मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी फ्रांस जाते हैं, वो चाहते हैं कि भई फ्रांस जैसा मेरा देश बने। अमेरिका जाते हैं, वो चाहते हैं उतना ही आगे बढ़ जाए। खैर आज तो हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान इन सबसे बेहतर है, आज के जो हालात हैं उनको अगर देखा जाए, तो टच वुड। तो मैं बस एक बात और कह के अपनी बात को तमाम करूँगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक हाँ, तो मैं बताऊँगा, मैंने सरसंघ चालक जी से एक बात लगातार आदमी कहता है तो कई जो है भूल जाता है चीज़ें। मैंने उनसे कहा, सरसंघ चालक जी एक बात बता दीजिए मुझे आप। तो कहने लगे, बोलो क्या है? सवाल-जवाब के सेशन में मैं भी बैठा था, ऐसे लोग बैठे थे नीचे। उसमें मेरे बराबर में वो प्रफुल्ल केतकर बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा एक बात बताइए, आप ना तो मुसलमानों के दुश्मन हैं, ना किसी आरएसएस वाले ने किसी मुसलमान का गला काटा है, ना किसी का कोई नुकसान किया है, दुकान छीनी है, मकान ठेला हटाया है रोड से। मैंने कहा फिर आपसे ये लोग इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ नफ़रत चली जाए। उस पे उनका एक जवाब आया। कहने लगे देखिए मिस्टर फिरोज़, जो कम से कम 50% जो मुसलमान हैं, 50% वो ऐसे हैं जो कि हमारे खिलाफ नहीं हैं। अगर सरसंघ चालक की बात कहते हैं तो उसमें वज़न है। उस बात को मैं मानूँगा। कहते हैं बाकी जो 50% है हो सकता है वो हमारे अगेंस्ट हों। मैं समझता हूँ 50% भी अगेंस्ट नहीं है। ज़्यादातर साथ ही हैं। लेकिन उनको कौन मिसगाइड करता है? आपने एक नाम लिया था अपर्णा जी, कि वो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है, बहुत ज़्यादा टीवी पे आते हैं। ज़हन में मेरा नाम नहीं आ रहा। लेकिन वो मेरा ख़्याल ये है कि इस तरह के जो लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं, जिस तरीके से बाकायदगी से टेलीविज़न पे जाते हैं और ये मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को मिसगाइड करते हैं, ठीक है? और ये तरह-तरह की दलीलें लाते हैं और गलत दलीलें लेके आते हैं। मुसलमान जो है, इनके ज़रिए भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है और बाज़ मौकों पे बहलाया जा रहा है। इससे मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर आना होगा। देखिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये हमारा जो है दारुल अमन है, हमारा ये बहुत प्यारा वतन है, ठीक है? और अगर हम जनाब वो जो है हमारे एक दोस्त हैं, मिल्ली गज़ट के जो एडिटर हैं, क्या नाम है उनका? ज़फ़रुल इस्लाम खान, उनकी तरह अगर हम इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दें कि कुवैत के शेख को लिख दिया, चीफ को लिख दिया कि यहाँ हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत परेशान है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और मुसलमान अगर अपने में आ गया तो ज़मीन हिल जाएगी। अरे! क्या तरीका है तुम्हारा? क्या टोन और टेन्योर है? किस तरीके की आप बात कर रहे हैं? हैं? अगर ऐसी गलती आपने कर भी दी रोड पे आने की, तो मैं कहता हूँ कि उसके बहुत भयानक अंजाम होंगे। लेकिन ये बड़ी कूल सरकार है, कूल एज़ क्यूकम्बर सरकार है मोदी की सरकार, ठीक है? मोदी को आप लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन बहुत से मेरे ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं, जो मोदी जी को मानते हैं, ठीक है? और मोदी जी बड़े काम कूल इनसाइट्स हैं, पूरा उनका एस्टेब्लिशमेंट, पूरी सरकार और मेरे ख़्याल से जो गाइडेंस उनको आरएसएस से मिलता है, वही उसी का नतीजा है, ठीक है? तो हमें सोचना होगा कि हमारे पास एक निहायत ही ज़िम्मेदार, एक बहुत ही अच्छा, ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म है और आजकल देख लो कि ये जो कोविड-19 की जो वबा फैली हुई है, उससे हमें बचाने के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन अब्दुल्ला है और कौन जो है कृष्ण कुमार है, कोई मतलब नहीं, सबको बचाने में लगा हुआ है। और ये सरकार का मैं एक चीज़ जो मीडिया के सामने नहीं आई बता दूँ, 150 एग्ज़ैक्टली 150 जमाती ऐसे थे तो ओवरऑल जो पॉजिटिव थे, कोविड-19 पॉजिटिव थे। सरकार ने उनका इलाज एम्स में कराया।
एम्स में बड़े-बड़े लोगों को उनकी पर्ची नहीं बनती है, लंबी लाइनें होती हैं, कितने दिन लग जाते हैं। इस सरकार ने ना सिर्फ उनका कोविड-19 का इलाज करवाया, वो नेगेटिव होके आ गए बाहर, बल्कि जो दूसरी बीमारियां थी उनका भी इलाज कराया, हार्ट की थी, क्या-क्या थी। तो ये सरकार तो ये काम कर रही है। अगर आप इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, वही मूर्ख की एक टाँग आपने खन्नासा अपने दिमाग में बिठा लिया है कि ये एंटी मुस्लिम है, तो इससे तो देखिए बात बनने वाली नहीं है। अब आगे क्या करना है मुसलमानों को? मेरे पास कितना वक़्त है मुझे बताइए चितन जी? सर 2 मिनट और है। बस 2 मिनट में मैं बात जी, पूरी करूँगा, जी, प्लीज़। जी। ठीक है। मैं इस मीटिंग के ज़रिए बहुत अहम मीटिंग है और मैं समझता हूँ कि इसका जो मैसेज है चहारदांगे आलम में जाएगा। ये मैसेज सिर्फ़ जो आपने एक चैनल खोल दिया है ज़ूम के ज़रिए मीटिंग, ये वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान में जाएगा, ये तमाम मुस्लिम देशों में जाएगा। जो लोग मतलब हिंदी ज़बान समझते हैं, ये सारी वर्ल्ड में जाएगा। जो हम ज़बान हिंदी ज़बान लोग हैं, मैं इसको अंग्रेज़ी में भी दे सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ जो देखिए हिंदी जो है मेरे दिल की ज़बान है, उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, अंग्रेज़ी मेरे प्रोफ़ेशन की ज़बान है। ख़ैर, मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों को इस मीटिंग के ज़रिए कहना चाहता हूँ और मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अपने वतन में यकीन करें, आप हुब्बुल वतन है मुझे पता है। 90% मुसलमान ऐसे हैं और जो लोग टीवी पे जाकर आपको वर्गलाते हैं, आपको उकसाते हैं, आपको भड़काते हैं, उनके कहने में नहीं आइए। ये सरकार, ये वज़ीर-ए-आज़म, ये सबका साथ, सबका विकास ये लेके चल रहे हैं, चाहे जो भी हों। इनके ऊपर यकीन रखिए और शाहीन बाग वाले मुसलमान ना बनिए, ठीक है? हरगिज़ नहीं। ये उम्मत उम्मत जो है सब हिंदुस्तान में है, ये वहाबिज़्म सबको छोड़ दीजिए और जिसमें भी जिस सेक्ट में आप शिया हों, आप सुन्नी हों, आप देवबंदी हों, आप बरेलवी हों, मैं सबको मानता हूँ, सबकी इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है? चाहे वो कोई भी सेक्ट हो, हिंदुइज़्म में हो, क्रिश्चियनिटी के 400 सेक्ट हैं, मैं सबको सलाम करता हूँ, सबको मैं रिगार्ड करता हूँ। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में आप यकीन करिए अपनी सरकार पे, अपने सरकार के जितने लोग हैं, जो सरकार हम लोग ज़िंदा रहें और कोविड को यहाँ से निकालें, तो इनका साथ दीजिए और जैसा कि अपर्णा ने कहा है, बहुत इम्पोर्टेंट वो बात कह गई अपने बयान में, बिना इस बात की अहमियत समझे कि देखिए, जो लिबरल मुसलमान हैं, हू एक्चुअली कैटर टू द वॉइसेस ऑफ रीज़न एंड सैनिटी, उनको बाहर निकलना होगा। जैसे मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है? मैं भी पक्का सड़ा हुआ मुसलमान हूँ, लेकिन मैं पक्का सड़ा हुआ हिंदुस्तानी भी हूँ, ठीक है? मैं वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त करता हूँ, मैं होम मिनिस्टर की इज़्ज़त करता हूँ, मैं सारी ऑर्गनाइज़ेशंस की इज़्ज़त करता हूँ, जो आजकल जिनके खिलाफ एक कांग्रेस ने और ऑपोज़िशन ने एक मोर्चा खड़ा कर दिया। तो एक राष्ट्रवादी मुसलमान बनिए, आप राष्ट्रवादी हैं, आप वफ़ादार हैं, लेकिन कम से कम जो जो हदीस ने, कुरान ने, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने कहा है कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। बल्कि मैं कहता हूँ आज के दौर में हुब्बुल वतनी पूरा ईमान है और 3 अल्फाज के साथ मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा। डोंट थिंक कि मैं किसी का ब्रीफ लेके चल रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म का या आरएसएस का या बीजेपी का, लेकिन ज़िंदगी ऐसी है, 3 बातों से वज़ीर-ए-आज़म की 3 बातों में यकीन रख लीजिए, वो 3 मंत्रा क्या है जो हमारी जान बचा सकते हैं। आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, किसी का नहीं पता। 3 बातें हैं, एक तो पहला है आपका जनता कर्फ्यू, दूसरा है लक्ष्मण रेखा और तीसरी बात है, जान है तो जहान है। ठीक है? हम सब के लिए है और बहुत-बहुत शुक्रिया। रमज़ान का महीना उसकी सबकी मुबारकबाद आपको। कोई बात मेरी किसी को भी बुरी लग गई हो, किसी अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बौद्ध को, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं पक्का हिंदुस्तानी हूँ, पक्का मुसलमान हूँ और मैं आप सबका और हिंदुस्तान का भला चाहता हूँ। ये कह के बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद, फिरोज़ अहमद बख्श जी। हम आगे प्रश्नोत्तरी के लिए बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तरी के लिए बढ़ें, उसके पहले एक परिचय करवा देता हूँ। हमारे बीच राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा जी उपस्थित हैं। राकेश सिन्हा जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनका कोई भी परिचय दिया जाए तो वो कम है। हम सब राकेश जी से सुपरिचित हैं। तो प्रश्नोत्तरी के बाद हमें राकेश जी का थोड़ा मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। तो पहले हम प्रश्नोत्तरी लेंगे। पहला प्रश्न दोनों वक्ता से है, अपर्णा जी से और फिरोज जी से।
पहले अपर्णा जी से इस प्रश्न पे जवाब। प्रश्न है, क्या मुस्लिम समाज भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं? भारत की प्राचीन परंपरा को अपनी परंपरा मानते हैं क्या? कृपया बताएं। इस प्रश्न पे पहले अपर्णा जी आप अपना उत्तर बताइए, फिर फिरोज जी बताएंगे। जी अपर्णा जी। सबसे पहले मैं आदरणीय राकेश सिन्हा जी को प्रणाम करती हूँ। तभी जब मैंने अपना वक्तव्य शुरू किया था तो वो थे नहीं। अच्छा, अब मैं अपने प्रश्न पर आती हूँ कि एक मस्जिद है जयपुर के नारहर में। उस मस्जिद में पिछले 400 सालों से जन्माष्टमी की पूजा होती है और वहाँ पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जन्माष्टमी मनाने जाते हैं। वो 3 दिन का समारोह होता है। तो ये कहना कि मुसलमान भारतीय संस्कृति से नहीं जुड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। भारत में सिंक्रेटिक सभ्यता की बहुत प्रचलन रही है। वर्तमान में सऊदी का जो इंटरफेरेंस बढ़ा है हमारे यहाँ पेट्रो डॉलर्स के आने के बाद, जो ग्रेट एनर्जी क्राइसिस हुई थी सऊदी में, उसके बाद जब वहाँ पैसा आया तो उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण करना शुरू किया, जिसके कारण भारत के अंदर भी उनका पैठ बढ़ा है, जिस वजह से जो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो जो सिंक्रेटिक रिलीजन था हमारा उससे विमुख होते चले गए और धीरे धीरे करके ये अपने आप को ज्यादा अरबी दिखाने लगे बजाय कि वो ज्यादा हिंदुस्तानी लगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत संभावनाएं हैं और बहुत जगह है। आप अपनी चारों तरफ देखिए, उनको बाहर लेकर के आइए और जो समानताएं यहाँ की सभ्यता से इस्लाम में कॉमन है उसको फोरफ्रंट में रखिए और जो अनकॉमन है उसको पीछे लेकर जाइए। जी, धन्यवाद। जी मैं हाँ, इन्होंने बहुत ही समझदारी का जवाब दिया पन्ना जी ने। मैं देखिए इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा, कोई नई बात नहीं करूंगा। सिंक्रेटिसिज्म की बात की थी। सिंक्रेटिक पूरा हिंदुस्तान है, सारे लोग हमेशा से एक साझा विरासत में यहाँ रहते चले आए हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मुसलमान खुद एक हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा है और वो उस हिस्से पे जी रहा है, उस पे आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, लेकिन उसको नहीं समझ रहा। इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देखिए, मेरे फादर कलकत्ता में रहते थे। मैं बताता हूँ आपको कि कलकत्ता का जो मुसलमान है, वो कलकत्ता के ब्राह्मण हिंदू से मेल खाता है उसका। वो वही उसका ओढ़ना-बिछोना, वही पहनना, वही अपने उसका कल्चर, वही खाना खाना, शादी-ब्याह की वही रस्में होती हैं, उसी तरह से बंगाली ज़बान वो बोलता है। यानी अगर आप सामने एक बंगाली हिंदू, बंगाली मुसलमान को बिठा देंगे, तो आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर आप एक बंगाली मुसलमान, एक पंजाबी मुसलमान को या महाराष्ट्रीयन मुसलमान को बिठा देंगे, तो आपको लगेगा ये दोनों अलग हैं, इनका धर्म भी अलग है। तो ये जो सिंक्रेटिक एक हम कल्चरल नेशनलिज्म से शुरू से जुड़े हुए हैं, चाहे हम इसको समझें या ना समझें। और हमारी जो पद्धति है, जीवन पद्धति है, वो हिंदुस्तानी कल्चर है और पहले हम उससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो हमारा धार्मिक जो भी अपना कल्चर है, उसके बाद हम उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है? चाहे हम रोज़ा, नमाज़, ईद, बकरीद जो भी हम मनाते हैं, वो बाद में आता है और पहले जो हमारा जो देश, सबसे बड़ा जो मज़हब है, वो देश है और देश ने खुद ही कह दिया है कि आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी आपकी धर्म पद्धति है, उसको अपनाओ, आराम से अपनाओ। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत परंपरा है हिंदुस्तान की। जी। अगला प्रश्न पराग शाह जी का है। प्रश्न फिरोज जी आपसे है। आपके मुताबिक प्रश्न है ये, आपके मुताबिक सौहार्द स्थापित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? आपकी भूमिका कितनी हो सकती है इसमें? देखिए, सौहार्द उठाने के लिए जो कदम है, देखिए आजकल की जो दुनिया है ना, वो तो उसमें देखिए व्हाट्सएप वीडियो काफ़ी आते हैं। एक व्हाट्सएप वीडियो आज ही मेरे पास आया, मैं उसी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत बड़ा ग्रुप था, उस ग्रुप में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और वो नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूँ यही सिंक्रेटिज़्म है, इसी चीज़ को हमें अपनाना है। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं कहूँ नारे तकबीर तो बहुत अच्छा है और जय श्री राम तो मेरे मतलब का नहीं है, ये तो वेदांतिक पद्धति है, ऐसा नहीं है। हमें पूरी इज़्ज़त और एहतराम रखना है हर चीज़ का, जो भी धर्म पद्धति है,
तो ये सौहार्द हमें इसी तरह का सौहार्द बनाना होगा। एक और वीडियो बड़ा कॉमन था कि कोई किसी बिरादर वतन की डेथ हो गई, उसमें जो नॉन मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग, उसके क्रियाक्रम के लिए नहीं आ रहे थे आगे। लेकिन उस लोकेलिटी के मुस्लिम आगे आए, उन्होंने उन सज्जन का क्रियाक्रम किया। देखिए, ये हमारा जो कल्चर है, हमेशा से ऐसे ही कल्चर रहते चला है। बीच में हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो हमें मिल-जुल कर मैं इस कल्चर को स्थापित करने के लिए अब से नहीं, जब से कॉलेज के डेज़ से मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग धर्म को ताक में रख के, जो कि एक निजी चीज़ है, हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, बहुत ही प्यारा कल्चर है, उससे हम जुड़ें। जी सर। सर, एक और प्रश्न है, आपसे ही है वो प्रश्न। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून कानून अमल में आता है तो शरिया को उससे कोई लेना देना होगा क्या? हाँ, ये बहुत आपका जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, सेंसिटिव क्वेश्चन भी है और इसमें जो है बहुत से मुसलमान भी मेरे जवाब को सुनेंगे और समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए क्या है, अब जो सिचुएशन हो गई है, ठीक है? हमें इस बात को अब मान के चलना पड़ेगा कि जैसा ऑनरेबल प्रेज़िडेंट ने भी कहा है कि 2 बच्चों का खानदान होना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मैं उस बात को आगे रखता हूँ, ठीक है? और बहुत ज़्यादा वावेला मचा था कॉमन सिविल कोड को लेकर के। अगर कॉमन सिविल कोड स्थापित होता है, उसमें ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएँगी। कॉमन सिविल कोड में अगर किसी का सबसे बड़ा फ़ायदा है तो मुसलमानों का है, वो मुसलमान इसको समझ नहीं रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो भी इसको नहीं समझ पा रहा है। द मोमेंट वी टॉक अबाउट दिस कॉमन सिविल कोड क्या होता है? एकदम से बगैर सोचे समझे वी शूट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है? तो आपने कहा इससे कुछ लोग ऐसे हमेशा वो शोर-शराबा करते रहेंगे, ठीक है? उनकी हमें परवाह नहीं करनी है, क्योंकि ये बात जो है हालात को देखिए, अब हालात में क्या हुआ, मक्का मुअज़्ज़मा में नमाज़ नहीं हो रही, ठीक है? कितने दिन नमाज़ नहीं हुई, ठीक है? अब उन्होंने खोल दिया द द दरवाज़ा उसका। खैर किसी बड़ी मस्जिद में नमाज़ नहीं हो रही, किसी जुम्मे में नमाज़ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अब मौजूदा हालात के तहत हमने ताले लगा दिए ना मस्जिद में। मस्जिद में ताले लगाने का मतलब ये नहीं कि जमात खत्म हो जाएगी, नमाज़ खत्म हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। जब तक दुनिया चल रही है जमात से नमाज़ होगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग नहीं हो रही, उसको हमने समझा है। उसी तरह से ये जो एक आपने बात कही है, हमारे दोस्त ने पूछी है कि औलाद कम रखिए और उसको अच्छी तालीम दीजिए। मेन थिंग इज़ एजुकेशन। ये बात खुल के नहीं आई इस वक्तव्य में। मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो तालीम से हटे हुए हैं। तालीम से जुड़ जाएँगे, तो वो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। देशभक्ति, इस्लाम सब एक साथ आ जाएगा। क्योंकि हाँ, कुछ तालीम याफ़्ता मुसलमान भी भाई मेरे, वो थोड़ा-सा जो बात है, वो देशद्रोह की बात करते हैं। जैसे अभी हुआ किसी हमारे दोस्त ने एक चिट्ठी लिख दी उसमें एक अरब देश में, कुवैत में, ये इस सब से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर मुसलमान इस पर आपत्ति नहीं करेंगे कि 2 बच्चे होने चाहिए और फैमिली जो है सीमित होनी चाहिए उस तरीके से। जी, आखिरी प्रश्न है। मदन लाल नाहटा जी का प्रश्न है। वो बता रहे हैं, हमारे राजस्थान में 30 साल पहले गांव में मुसलमान भी साफा या पगड़ी पहनते थे, लेकिन अब वे लोग भी गोल टोपी पहनते हो गए हैं। क्या कल्चरली वे हिंदुस्तान से दूर नहीं जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ अगर देखिए क्या है कि कल्चरली जो एक बहुत बड़े एक ट्रैवलर हुआ करते थे, उनका नाम था इब्न बतूता, ठीक है? इब्न बतूता ने तुर्की से लेकर के सऊदी अरब से लेके हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से लेके आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मलेशिया वगैरह इंडोनेशिया तक घूम कर आ गए। उन्होंने आकर जो बयान दिया, जो लिखा, जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, उन्होंने लिखा कि मैं सारी दुनिया के मुसलमानों में घूम फिर के आ गया, लेकिन सबसे अच्छा मुसलमान मुझे हिंदुस्तान का मुसलमान लगा। तो नहाटा जी आपने जो बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, ये बुर्का पहन लेना, बुर्का जो है, जो ख़वातीन में आया है,
बुर्का क्या पर्दा, ठीक है, हम कहते हैं कि औरत को पर्दा करना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन पर्दा जो है सोल का होना चाहिए, इनर सोल का होना चाहिए, शर्म का पर्दा होना चाहिए। ऊपर से आपने पर्दा लगा लिया और बाद में सारे काम धंधे चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो ये जो अंदर का जो पर्दा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखिए, पगड़ी जो है, पगड़ी हिंदुस्तानी कल्चर की निशानी है। पगड़ी से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप टोपी लगा के समझते हैं कि मैं एक अच्छा जीव बन जाऊँगा, अच्छा मुसलमान बन जाऊँगा, तो मेरे ख़्याल से आपकी कुड़मगज़गी है, ठीक है? और टोपी को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि टोपी टोपी का मतलब एक पुरानी दिल्ली की ज़बान में किसी को बेवकूफ़ बनाना, टोपी उड़ाना। तो ठीक है, अगर मुसलमानों ने इस टोपी को अपना लिया है, ठीक है, पहनते रहें, लेकिन अंदर से स्वच्छ भारतीय रहें, ठीक है? हाँ, अगर वो पगड़ी पहनते हैं तो आपको सैल्यूट। जी मुझे लगता है नाहटा साहब जो है इससे मुतमईन हो गए होंगे। जी बिल्कुल। आखिरी एक और प्रश्न आ गया है सर। अवधूत सुमन जी ने प्रश्न पूछा है। नमस्ते। प्रश्न ये है कि निराकरण के लिए क्या शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा पद्धति में कुछ बदलाव आवश्यक हैं? क्या है क्या? और यदि हाँ, तो यह कैसे अमल में किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सुमन भाई आपने, मैं आपको इसके लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान का एक ग्रेटनेस है, बहुत बड़ा दिल है हिंदुस्तान का, कि यहाँ पे सब तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है। मदारिस में दर्स-ए-निज़ामिया पढ़ाया जाता है और दर्स-ए-निज़ामिया में अगर कुछ लोग वहाबी टेक्स्ट पढ़ाते हैं तो ठीक मैं समझता हूँ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मदारिस में वहाबी टेक्स्ट और कुछ मौलाना मौदूदी की किताबें मेरे ख़्याल से वो भी चली गई हैं। वो अब सारा टेक्स्ट जो है वो अपने अरब, पर्शियन और उर्दू टेक्स्ट है, वो पढ़ाया जाता है। इस्लामिक जो है धारणा वो सब पढ़ाई जाती है, कोई उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो कि जिससे बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाइयों के दिल को ठेस लगे या उनको लगे कि ये एंटी एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है, ठीक है? एंटी वेदांतिज़्म है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो उसको तरजीह देना चाहिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा जो भी सरकार के द्वारा कोर्स बत दिया गया है, उसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। एक बात कह के बस 1 सेकंड मैं लूँगा आपको बस, कि जी हमारे एक बहुत बड़े ज्ञानी-ध्यानी प्रोफ़ेसर हैं बॉटनी के। वो मेरी यूनिवर्सिटी के वो जो है वाइस चांसलर भी थे, अब तो वो चले गए हैं वहाँ से। वो बॉटनी कैसे पढ़ाते थे? यानी वो कहते थे कि वो उसको इस्लामिक वो शेप देते थे। पेड़ की जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं जिसमें खाना रहता है, ठीक है? बाद में उससे पेड़ खाना लेता है, पत्ते खाना लेते हैं, उसको नोड्यूल्स बोलते हैं। पावर हाउसेज़ होते हैं वो फूड। उनको बोलते हैं ये जो नोड्यूल्स हैं, ये बैतुल माल हैं। ये बैतुल माल, अब बैतुल माल प्योरली अरबिक वहाबी कॉन्टेक्स्ट है। क्या ज़रूरत है आपको बताने की? वहाँ हिंदू बच्चा भी सुन रहा है आपको, वो कहेगा बैतुल माल क्या है? आप वो बात कीजिए जो साइंटिफिक है। आप साइंस के प्रोफ़ेसर हैं, तो साइंस की भाषा में, साइंस की ज़बान में पढ़ाइए। वो मोस्ट वेलकम, ठीक है? जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज जी। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं श्री राकेश सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें। जी मैं भारतीय विचार मंच को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज जो रचनात्मक विमर्श हुआ, मुझे लगता है वो एक सीड की तरह काम करेगा, क्योंकि जब रचनात्मक विमर्श सार्वजनिक तौर पर होता है तो उसमें नियंत्रित वक्तव्य दिया जाता है। और आज मैंने देखा कि दोनों वक्ताओं ने बहुत ही नियंत्रित और जो व्यवहारिक उन बातों की चर्चा की है। फिरोज भाई को मैं लंबे समय से जानता हूं, बहुत ही ईमानदार, नेक हैं, सत्ता इनका केंद्र नहीं है, इसलिए जो बोलते हैं वह विचार और मस्तिष्क से बोलते हैं, किसी अन्य कारणों से इनका वक्तव्य नहीं होता है। इसलिए भारत के जो कुछ एक ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, उसमें फिरोज वक्त जी का एक बड़ा नाम है। लंबे समय से लिखने पढ़ने के आधार पर काम कर रहे हैं। आज दोनों ही वक्ताओं ने एक केंद्रीय बिंदु की ओर ध्यान दिलाया है
किस प्रकार से इस देश में जो भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति के आईने में सभी समुदाय और सभी प्रकार की विचारधाराएं समावेशित हो। मैं 2-3 छोटी बातें कहना चाहता हूँ। आज दोनों ही भाषण स्पीच बहुत अच्छे हुए, लेक्चर अच्छे हुए। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। देखिए, 3 चीजें होती हैं, हेरिटेज, आइडिया और माइंड। हेरिटेज हमारी लंबी सभ्यताई, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया में हेरिटेज का निर्माण होता है। फिर हमारे मस्तिष्क और के भीतर से विचार आता है और मस्तिष्क होता है। जो हेरिटेज बनता है वो हमारे प्रक्रिया से बनता है, लेकिन उसका एक अस्थाई अस्तित्व में आ जाता है। विचार हमारा होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का होता है, लेकिन विचार जैसे सार्वजनिक स्थान पर आता है वह उस व्यक्ति से अलग हो जाता है। अब जो समस्या आती है पूरी दुनिया की सभ्यता में, क्या हेरिटेज आइडिया और माइंड को कंट्रोल करे या हेरिटेज एक योगदान करने वाला बने? जिस सभ्यता और संस्कृति ने, जिस समुदाय ने, जिस धर्म ने हेरिटेज को ही अपने माइंड के केंद्र में रख दिया है, उस समुदाय और का डाइल्यूशन बहुत जल्दी नहीं होता। फिर जिस समाज में उससे अलग हटकर जो समाज ने हेरिटेज को एक हिस्सा माना, डायमेंशन माना, और विचार को ही मस्तिष्क को नियंत्रित करने का आधार बना दिया, यदि हमारे द्वारा निकला हुआ विचार ही हमारे भविष्य के मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, तो हम कभी भी आगे आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को, आने वाले समय को रचनात्मक चीज नहीं दे पाते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है परिवर्तन में कि मस्तिष्क की संप्रभुता बनी रहे। पहले स्थान पर मस्तिष्क, दूसरे स्थान पर विचार और तीसरे स्थान पर हेरिटेज। इस सैद्धांतिक आईने में हम सभी धर्मों का एक सैद्धांतिक अध्ययन कर सकते हैं, और फिर हम एक तुलनात्मक अध्ययन के बाद हम पा सकते हैं कौन धर्म हेरिटेज के द्वारा चलता है। हेरिटेज में राइटिंग्स, लीडर्स, जो रिलीजन के और समाज के लीडर्स होते हैं वो, और परंपराएं, तीनों हेरिटेज के हिस्सा होता है। साधारणतः जो आइडिया होता है, दुनिया की जितनी चीजें होती हैं उसमें आइडिया इज द मोस्ट कंजर्वेटिव एलिमेंट। विचार सबसे ज्यादा रूढ़ होता है। हम जब साधारणतः 2 दोस्त मिलते हैं और कभी हमारे मुंह से कोई बात निकल भी जाती है और हमारे कोई सामने का व्यक्ति उसे ठीक करता है, तो हम उस पर डट जाते हैं, हम उस पर अड़ जाते हैं, जबकि उससे कुछ होने वाला नहीं। साधारणतः आइडिया इज द मोस्ट कंजर्वेटिव एलिमेंट। तो आइडिया के कंजर्वेटिज्म से बाहर निकलना, मस्तिष्क की संप्रभुता को स्थापित करना, हेरिटेज के मूल्यों को संप्रेषित करना, ये 3 बातें भारतीय सभ्यता और समाज में चलती रही। इससे आने हर युग में जो मस्तिष्क होता है वह अपने अनुकूल प्राचीनता को लेकर और आधुनिकता को परिभाषित करता रहा। कालिदास जी जब लिख रहे थे तो उन्होंने किसी हेरिटेज को अपने स्तर पर डोमिनेट नहीं करने दिया, उसके मूल्यों को लिया। तुलसीदास लिख रहे थे तो उन्होंने हेरिटेज को लिया। कबीरदास जब समाज के विभिन्न पक्षों की आलोचनात्मक व्याख्या कर रहे थे तो हेरिटेज के बुनियादी को आधार को लिया, लेकिन उसके छाते के नीचे काम नहीं। तो आज आवश्यकता इस बात की है, पारसियों में डिस्कोर्स क्या है, इस्लाम में डिस्कोर्स क्या है, ईसाइयों में डिस्कोर्स क्या है, यह उनका आंतरिक समस्या है। इस समस्या से हिंदुस्तान को कोई लेना देना नहीं। वे अपने भीतर के डिस्कोर्स के आधार पर, रिलीजियस डिस्कोर्स के आधार पर एक अच्छा मनुष्य का परिवार से संबंध, परिवार का समाज से संबंध और उस व्यक्ति का इतिहास से संबंध, भविष्य की पीढ़ी से संबंध, ये निर्धारित करते हैं। ये उनका, इससे भारतीय समाज, भारत की विचारधारा का लेना देना नहीं। जब हम उस डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाते हैं तो अकादमिक दृष्टि से तो सही है, तभी हम उस पूरे डिस्कोर्स में एक सेकेंडरी पार्टनर बन जाते हैं। वह क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो ऐसा क्यों करता है, ये आपकी समस्या है। इस समस्या का निदान करने के लिए ही, जैसे अपर्णा जी ने कहा, उनको बाबा साहब अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय को अपने बीच पैदा करना। दूसरी जो मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि भारत में यह समस्या क्यों है,
उस समस्या का एक बड़ा कारण है कि पिछले 200 वर्षों से 200 आजादी का यदि मुगल के बाद देखें तो जब से मुगल काल का अंत हुआ तब से एक बात दिमाग में बैठा दी गई है कि रूलिंग आइडियोलॉजी एंड गवर्निंग क्लास, किसी समुदाय के मन में यदि यह बैठ जाए कि हम रूलिंग आइडियोलॉजी हैं और हम गवर्निंग क्लास हैं, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। तब एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आता है। आज मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं, शायद उनका नाम मैंने कभी भी किसी पुस्तक में नहीं सुना। मैं लंबे समय तक अध्ययन करते हुए हाल के दिनों में ही मैंने नागपुर से प्रकाशित होने वाले हितवाद 2 दिसंबर 1931 को करीम भाई इब्राहिम, जो गुजरात के खोजा समुदाय के थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, करीम भाई इब्राहिम, इनका नाम फिर से अब भारत के विमर्श में अंकित होना चाहिए। जैसे तजामुल हुसैन का हुआ, जो वैकल्पिक नाम उभर कर रहे हैं, दारा सिको से लेकर आज तक जो वैकल्पिक नाम आ रहे हैं, जिसमें फिरोज भाई भी हैं, हमारे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। उसी तरह से 1924 में इनकी मृत्यु हो गई थी इब्राहिम की। उन्होंने 2 मई 1931 को हितवाद में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में जो बात कही, द मुस्लिम्स एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड नॉट टू मेक द पीपल फाइट अगेंस्ट वन अनदर। संविधान का निर्माण और सरकार का निर्माण इसलिए नहीं होता कि लोग आपस में झगड़ा करें, बट इट एनेबल्स देम टू लिव इन पीस एंड एमिटी। यह लोगों को पीस और शांति और सद्भाव के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। आगे जो उन्होंने कहा, चूंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो मुस्लिम लीडरशिप गई थी, कंसेशंस डिमांड कर रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि safeguard and concessions in a democratic constitution becomes the seed of poison which destroys peace and amity and makes the two communities, brings the two communities in a race to master on one another। एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने के लिए दो समुदायों को लड़ाने का काम करती है। इसलिए पीस और एमिटी चाहिए, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का सेफगार्ड्स और कंसेशन की बात नहीं होती। पीपल शुड बी ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ, उन्होंने कहा, लोगों को पॉवर्टी, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, इन बातों में रिजर्वेशन होना चाहिए कि कौन कम है, कौन ज्यादा है, किस कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ नहीं मिलना चाहिए, और लोगों की गरीबी दूर करें, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करें, ये उन्होंने कहा। आगे जो एक पंक्ति उन्होंने कहा, आई डोंट कंसिडर the concept of minority as good for India। अल्पसंख्यकवाद का यह क्रिएट किया गया है, यह भारत के लिए अच्छा नहीं। इब्राहिम ने जो बात 1931 में कही और डॉक्टर एस सी मुखर्जी ने संविधान सभा में जो बात कही कि भारत इस बात का जोखिम नहीं उठा सकता है यदि आप एक राष्ट्र एक जन के सिद्धांत पर चल रहे हैं, वन नेशन वन पीपल पर, तो किसी भी समुदाय को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मान। और तजामुल हुसैन ने जो कहा कि ब्रिटिशर्स हैव गॉन विद देम द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी हैज आल्सो गॉन, बिकॉज वी वर्शिप द डिफरेंट गॉड विद डिफरेंट नेम, दैट डज नॉट मेक मी ए माइनॉरिटी, वी बिलोंग टू द सेम स्टॉक। यह जो एक पूरी धारा रही है, जिस धारा को भारतीय विचारधारा का एक अंग होना चाहिए, उस विचारधारा से बाहर है। हम उन लोगों से डिस्कोर्स करते हैं जो इस विचारधारा को नहीं मानते हैं। तो पहली बात होनी चाहिए, भारत अपनी विचारधारा के आधार पर चलेगी, जाती है इंडियन आइडियोलॉजी जो 10,000 सालों से चल रही है, जो अधिपत्यवादी नहीं है। एक उसका मैं इसलिए उस बात को अंत करता हूं, इस बिंदु को। एडी शरॉफ ने आजादी से 8 दिन पहले 7 अगस्त 1947 को पारसी नेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस में कहा, पूछा कि पारसियों का कल के भारत में क्या स्थान होगा। तो उन्होंने कहा, पारसीज प्लेस इन टुमारोज इंडिया वुड बी बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टैलेंट एंड मेरिट। वी विल नॉट आस्क फॉर कंसेशंस एंड सेफगार्ड बीइंग माइनॉरिटी। वी विल बिकम indispensable and identify ourselves with India। हम भारत से इतना
जुड़ जाएंगे कि हमसे अलग भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको कहकर मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूँ, लोग बहुत देर सुन रहे हैं, कि माइनॉरिटी दो प्रकार का होता है, माइनॉरिटी बाय विल, माइनॉरिटी बाय फोर्स। पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक की अवधारणा है वो माइनॉरिटी बाय फोर्स है। बैरन ने यह अंतर किया है, एक बड़ी चिंता की। जब माइनॉरिटी बाय फोर्स होता है उसका कारण होता है डिस्क्रिमिनेशन, जब भेदभाव होता है, जब टिरेनी ऑफ मेजोरिटी, जो बहुमत का जो आधिपत्यवाद होता है, उसके कारण जो छोटे लोग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है उस आधिपत्यवाद से पीड़ित होते हैं, चाहे वो धर्म के भीतर हो धर्म के बाहर। इसके लिए लोकतांत्रिक संविधान में उनको सेफ गार्ड दिया जाता है कि चाहे संख्या जिसकी भी जितनी हो, कम संख्या वाले पर अत्याचार नहीं। भारत में यह परंपरा रही नहीं, और यह परंपरा नहीं रहने का कारण था यहाँ जो भी माइनॉरिटी रहा वो माइनॉरिटी बाय विल रहा। उसका एक बड़ा उदाहरण जो सबको गौर से सुनना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई, हम सब जानते हैं। उस समय सांप्रदायिकता की इतनी बड़ी होड़ भी देश में नहीं थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 1885 में कौन हुए? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यद्यपि उनका नाम धर्म के आधार पर कहना बहुत अनुचित है, लेकिन चूंकि अकादमिक डिस्कोर्स में इन बातों को इसलिए हम गौर करते हैं जिससे परिवर्तन की बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। वे आस्था से ईसाई थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नारोजी। वो क्या थे? पारसी थे। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। वो कौन थे? मुस्लिम थे। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? दो अध्यक्ष जो हुए यूरोपियन हुए। बदरुद्दीन जी तैयब जी से पहले दो अध्यक्ष यूरोपियन हुए, जॉर्ज यूले एंड वेडरबर्ग। दोनों यूरोपियन थे, जाहिर ईसाई रहेंगे, लेकिन एक भारत का ईसाई होना, एक यूरोप का होना, हम उसको यूरोपियन मानते हैं। और अंतिम 1890 में जो अध्यक्ष हुए फिरोज शाह मेहता, यानी एक ईसाई, दो पारसी, दो यूरोपियन, एक मुस्लिम। हिंदुस्तान की उस वक्त की लगभग 80% उस वक्त भी आबादी थी ने यह सवाल नहीं उठाया कि हम 80% और 5 साल में एक अध्यक्ष नहीं। जब मेरिट, कंसर्न, दोनों चीज रहता है व्यक्ति में, हम उसका पूजा पद्धति को भूल जाते। ये भारत की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता को हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी कारण से हम 5 अध्यक्षों में किसी से नहीं पूछा, हमें यह महसूस ही नहीं हुआ। आज 1885 के बाद 2020 में मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूं। माइनॉरिटी बाय फोर्स, माइनॉरिटी बाय विल क्या होता है? 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन में 72 डेलीगेट्स आए, 72 डेलीगेट्स आए। उसमें 59 हिंदूज थे, 2 मुस्लिम थे, 2 क्रिश्चियन थे और 9 पारसीज थे। पारसियों की जनसंख्या मुस्लिम हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जनसंख्या थी और पारसियों की जनसंख्या 0.0047%। 1931 में पारसी 1,09,000 थे, 1921 में वो 90,000 थे। जब पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलेशन घट रही थी तो भारत में 21 से 31 के बीच में उनका पॉपुलेशन 7.8% के रेट से बढ़ रहा। 1902 में 471 डेलीगेट थे, 471 डेलीगेट्स थे। 421 हिंदूज थे, 20 मुस्लिम थे, 22 पारसीज थे, 6 क्रिश्चियन थे, 2 अदर्स थे। आइए 1904 में 1904 में 1010 डेलीगेट्स था, उसमें 904 या 904 हिंदू थे। मुस्लिम की संख्या क्या थी? 35 थी। पारसी की संख्या क्या थी? ये 35। जो पॉपुलेशन लगभग 14-15% उस वक्त थी वो तो 35 थे, और पारसी जो 1% से नीचे थे, यानी 0.5 से भी नीचे थे, उनकी संख्या 65 थी। एक ईसाई था और 5 अदर्स थे। एक और मैं वर्ष का बताता हूं, ये सभी का बताना आवश्यक नहीं, मैं एक सैंपल के रूप में बता रहा हूं। 1905 में
कुल डेलीगेट्स कितने थे? लगभग 626 थे, 626 डेलीगेट्स थे। उसमें 589 हिंदू थे और 10 मुस्लिम थे, 20 पारसी थे, 5 क्रिश्चियन थे, 2 अदर्स थे। तो पारसी अपने गुणों के कारण, अपने सरोकारों के कारण, आत्मीयता के कारण भारत को अपने धर्म और आस्था, वो फायर गॉड की पूजा कैसे, कब, क्यों करते हैं, उससे जो उनको स्पिरिट मिलता है, उससे वो हिंदू परंपराओं से बिना कंप्रोमाइज किए हुए इस भारत मां को गले लगाकर जब आगे बढ़े तो उनका 0.004% होना और 14% होना उससे कई गुना आगे निकले। तो भारत में माइनॉरिटी वाइफ विल की जो ट्रेडिशन है, जो कि काउंटिंग में साधारणतः होता है कि हर जगह हम काउंटिंग करते हैं, इसको मानना चाहिए। ये जो समस्या आई उसका एक बड़ा कारण है कि पिछले 400 सालों से उनके मस्तिष्क में बैठा दिया गया कि जब तक आप गवर्निंग क्लास और रूलिंग आइडियोलॉजी नहीं बनते हैं तब तक देश के मामलों में आप चुप रहें और सिर्फ एक ही प्रयास होना चाहिए, गवर्निंग आइडियोलॉजी। जब तक मुगल काल था तो मुस्लिम गरीबी, मुस्लिम बेरोजगारी की समस्या नहीं उठी। और इब्राहिम ने बात कही, इब्राहिम ने ही अपने लेख में लिखा था हितवाद में कि हिंदू आगे क्यों निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, इसका कारण यह नहीं कि मुस्लिमों का डिकेडेंस रुइन, जो हंटर ने 1871 में कहा था कि हिंदुओं के कारण मुसलमानों का डिकेडेंस हो रहा है, रुइन हो रहा है, उनको बर्बाद हो रहे हैं। उसने कहा कारण है कि हिंदुओं में एक ऐसा छोटा सा वर्ग है जिसका इंटेलिजेंस, टैलेंट और कमिटमेंट फॉर नॉलेज इतना अधिक है कि कोई भी युग आता है, कोई शासक आता है, वो अपने आप को आगे रखते हैं। उन्होंने कहा मुगल काल में जितनी इंटेलिजेंस से जुड़े हुए या जो मेरिट से जुड़ा हुआ जॉब था उसमें 99% हिंदू थे, बाकी जॉब में संख्या मुसलमानों की थी, लेकिन जहां इंटेलिजेंस का सवाल होता था, विद्वता का सवाल होता था, हिंदू आते थे। इसलिए मुगल काल के राजाओं को भी लाचारी उसके इंटेलिजेंस को स्वीकार करना पड़ा। यह मत मानना चाहिए कि वह कोई योजनाबद्ध तरीके से बहुत अधिक संख्या होने के कारण आपको तोड़ते हैं, आपको कमजोर करते हैं। ये इब्राहिम का कथन था। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हमारी कमजोरी कहाँ है। हमने भारत की विचारधारा पर बहस करने की जगह हम उलझते हैं उन चीजों से जिसको कहते हैं स्पाइडर्स वेब। जब आप मकड़े की जाल में जाएंगे तो आपको तब तो कुछ नहीं मिलेगा, आप बाहर निकल जाएंगे, फिर दूसरे जाल में जाएंगे, फिर तब तो कुछ नहीं मिलेगा और आप जीवन व्यर्थ कर देंगे। फिर आजादी के बाद से लगातार हम इसको विमर्श कर 1857 में पहली बार रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी सब कमेटी बनाया। 47 में जिन बातों को लेकर देश का विभाजन हुआ, 57 में 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने, वर्किंग कमेटी ने माइनॉरिटी सब कमेटी का गठन किया और माइनॉरिटी को सब सिनोनिमस बना दिया मुसलमान। सच्चर कमेटी बना, माइनॉरिटी कमेटी के लिए बना, वो मुसलमान का सिनोनिमस। तो यह जो साइकोलॉजिकल डिवीजन कर दिया गया है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेशन क्रिएट कर दिया गया, वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेशन क्रिएट कर दिया गया। अब उन स्ट्रक्चर को जब खत्म करते हैं तो वो उनकी पहचान लगता है मेरी पहचान समाप्त हो रही। जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जब समाप्त करने की बात आएगी, अगर कोई यह बोल दे तो मुसलमानों को लगा मुसलमानों का अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। एक हिंदू कॉलेज में या बड़ौदा यूनिवर्सिटी में या गुजरात विश्वविद्यालय में या जादवपुर यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में पढ़ने वाला हिंदू और मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, ये जितने धर्म के लोग वो आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं। जब आप घेटो माइंड से पढ़ते हैं तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हमारे घर में तुलसी क्यों है और आपके रमजान का मतलब क्या है, जब तक सामाजिक इंटरेक्शन नहीं होगा हम समझ नहीं पाते। तो 3 चीजें से मैं अपना अंत करता हूं। 3 बातें क्या होती हैं किसी सभ्यता और संस्कृति के प्रवाह में। पहला निगोशिएशन का पॉइंट होता है इंडिविजुअल फ्रेंडशिप। इंडिविजुअलिज्म जब आपस में मिलता है, कैसे हम घोर विरोधी विचारधारा किसी व्यक्ति को कहते हैं वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। कम्युनिस्ट अटल जी को कहते थे ए गुड मैन इन ए बैड पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी ने उस आइडियोलॉजी के साथ, पार्टी के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, एक व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन किया।
तो उस व्यक्ति अच्छा लगा, पार्टी को अच्छा नहीं कर सकते थे। यही कम्युनिटीज में भी होता है। कभी कभी हम घोर विरोध के बीच में किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को कहते नहीं वो अच्छा है, एक्सेप्शनल। तो इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन, लेकिन बहुत छोटा होता है, उसका बहुत बहुत ही सूक्ष्म प्रभाव होता है, लेकिन वो एक बीज बोता है। दूसरा जो सार्थक होता है वो शिक्षा होती है। जब कॉमन एजुकेशन होती है, शुरू में सर सैयद अहमद खान कॉमन एजुकेशन के समर्थक थे। बोलते थे कॉमन एजुकेशन से म्यूचुअल सिंपैथी होती है, परस्पर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति पैदा होती है, म्यूचुअल एक्विटेंस होता है, आपस में पहचान बढ़ती है, फिर म्यूचुअल फ्रेंडशिप होती है। बाद में सर सैयद भी बदल गए, उन्होंने कहा नहीं, ये कॉमन एजुकेशन से इस्लाम को खतरा है, क्योंकि हिंदुओं की जो बृहत्ता है और बिना कोई लक्ष्मण रेखा का यह सभ्यता संस्कृति जो बढ़ती है, जिसने कोई खांचा नहीं क्रिएट किया है। मॉडर्न आर्ट में जैसे कोई कौन लाइन कहां से गुजरेगा उसका कोई स्थापित रूल नहीं होता है, ट्रेडिशनल आर्ट से अलग होता है। तो हिंदू सभ्यता आरंभ के दिनों से आधुनिक कला की तरह है। तो यह खतरा वो उनको पहचान का संकट लगा, तो एजुकेशन निगोशिएशन का रहता है। तीसरा जो बिंदु होता है वो कम्युनिटी होता है निगोशिएशन का, वो फाइनेस्ट पॉइंट होता है और हाईएस्ट पॉइंट होता है। कम्युनिटेरियन लाइफ, जब एक कम्युनिटेरियन लाइफ होता है तो एक सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस चलता है। हम किससे सौदा लेते हैं, हमारी दोस्ती होती है, कहते साहब आप आ गए सब्जी खरीदने, कोई हिंदू सब्जी वाला है, कोई मुस्लिम शिक्षक है। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं संघ के नाम से टेलीविजन पर आता भी था, मेरा सभा में नहीं था। मैं अपने गांव गया, वो छोटी सी बस्ती बेगूसराय में, और शाम को मैं बाजार सब्जी निकलने के लिए निकल गया। मैं लोगों को पीछे छोड़ दिया, अपने सब्जी वालों के पास से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। पर्सनल नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स में। वो दौड़ता हुआ आया, मुझसे आयु में छोटे थे, और कहा आप राकेश सिन्हा? मैं कहा हूँ। अरे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, अरे बहुत अच्छा लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप टेलीविजन पर संघ के लिए आते हैं। तो मुझे लगा कोई संघ का स्वयंसेवक है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो लखमीनिया में रहता हूँ। तो चाहे आस्था से इस्लाम के थे। मैं जामिया मिलिया में केमिस्ट्री या कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है हमारे यहाँ का व्यक्ति वहां आता है। उस वक्त उनके मन से संघ के बारे में जो आरोपित था, संघ अच्छा बुरा हम भूल जाएं, जमात अच्छा बुरा है हम भूल जाएं, जो बातें उनके मन में आरोपित था उस आरोपित बात को उन्होंने बाहर कर दिया और कम्युनिटी बेसिस पर मेरा उन्होंने स्वागत। तो कम्युनिटी निगोशिएट करती, और जब वह विफल हो जाता है, भारत में कम्युनिटी ही निगोशिएट करते रही, जिसके कारण कम्युनिटेरियन लाइफ हुआ, जो हमने खोजा मुसलमानों में देखा। गुजरात में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। 1939 से पहले हिंदू मुस्लिम के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था, इसके कई उदाहरण अभी भी दिए गए। लेकिन लास्ट पॉइंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज ए निगोशिएटिव, जो विभिन्न कम्युनिटी के बीच निगोशिएट करता है। जब उसको भी आप नहीं मानते हैं तो फिर सेपरेटिज्म शुरू होता है। आज की जो परिस्थिति है, जो मुस्लिम लीडरशिप नई पैदा ली है, जिसने सीएए का विरोध किया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, या चाइल्ड स्टेबिलिटी के लिए जो कानून की अपेक्षाएं हैं, काउ स्लॉटर को प्रतिबंध करने की बात है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसके फ्रीडम मूवमेंट के प्रोसेस से जुड़ी हुई है, उन सब से अपने आप को अलग करना, विरोध करना। तो हमें इस नेतृत्व को खारिज करके, कम्युनिटी के साथ डिस्कोर्स करके, कम्युनिटी कुरान में क्या कहता है, हदीस में क्या कहता है, ये आप डिस्कोर्स कीजिए, हम डिस्कोर्स नहीं करते, हम सुनेंगे नहीं। हम भारत की विचारधारा क्या है, वो भी और ही संस्कृति की जो विचारधारा है, मैं भी तुम भी, ही संस्कृति की विचारधारा भारत की नहीं है। इसलिए जब तक भी संस्कृति और ही संस्कृति दो तरह की विचारधारा रहेंगी, टकराव स्वाभाविक सहज है। टकराव को हम कितना मिनिमाइज करें, ये हमारे सामने एक चुनौती है। उस टकराव को हम हिंसात्मक ना करें, तार्किक रखें। और अंतिम उदाहरण जो मैं पहले भी गुजरात में दिया, देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। टकराव हमारे यहाँ कैसा होता है? इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है, इस्लाम का फाउंडेशन ही वही है। आर्य समाज भी मूर्ति पूजा के विरोध में। स्वामी दयानंद सरस्वती 17 नवंबर 1869 को बनारस गए। वाराणसी यानी काशी मूर्ति पूजा का केंद्र है। यदि मूर्ति पूजा की राजधानी कही जाए तो काशी है, जिसके हर डगर पर, हर चौराहे पे भगवान की मूर्ति है। शाम को इतनी घंटियां बजती हैं कि पता नहीं चलता किस मंदिर से घंटी बजती। वहां पर राजा ने एक विमर्श किया मूर्ति पूजा के पक्ष विपक्ष में। 300 ब्राह्मण, स्कॉलर ब्राह्मण,
जो मूर्ति पूजा के समर्थक में दयानंद अकेले खड़े थे। लगभग और 50,000 दर्शक थे, श्रोता थे। तर्क से दयानंद जीत गए। भावना और ऐतिहासिक प्रवाह में वो 300 ब्राह्मण हार नहीं माने और ना किसी की जीत ना किसी की हार हुई। दोनों सुरक्षित गए, दोनों मित्रवत गए, एक साथ भोजन किया। भारत की सभ्यता की प्रवाह बढ़ती है। इसी प्रवाह में हर किसी को शामिल होना चाहिए। इसी आधार पर हम विमर्श करेंगे और इसी विमर्श के आधार पर ही हिंदुस्तान की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा। आपकी समस्या हमारी समस्या नहीं है। जब उनकी समस्या को हम उधार ले लेते हैं तब हम उसमें उस मकरे के जाल में फंस जाते हैं। अब हमने बहुत उधार लिया। अब हंटर कमेटी से लेकर सच्चर कमेटी तक हम उधार ही लेते रहे। सीएए से लेकर जिन्ना के मूवमेंट तक हम उधार लेते रहे। अब हम उधार लेने की परंपरा बंद कर दें। अपनी बात को सहजता से नियंत्रित होकर सभ्यता के साथ वैज्ञानिकता के साथ कहें। और जब हम विचारों में ताकत होगी और संगठित ताकत होगी तो निश्चित रूप से लोग इसको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सिन्हा जी। मैं भारतीय विचार मंच की ओर से फिरोज बख्त अहमद जी और अपर्णा सिंह जी का धन्यवाद करता हूं और इस वेबिनार का समापन करने के लिए राकेश सिन्हा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और उपस्थित सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूं। तुलसी टावरी जी, एक बात मैं सभी प्रतिभागियों के ध्यान में लाना चाहूंगा। तुलसी टावरी जी जो भारतीय विचार मंच के कई वेबिनार और सेमिनार में वक्ता रह चुके हैं, वो हमारे सभी वेबिनार में दर्शक के तौर पर हमसे जुड़े हैं, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आपको भारतीय विचार मंच के फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट से मिलती रहेगी। जिन लोगों के पिछले वेबिनार मिस हो गए हैं तो वे भारतीय विचार मंच की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का इस वेबिनार में भाग लेने के लिए धन्यवाद। मैं पुनः अपर्णा जी, फिरोज जी और राकेश जी का इस वेबिनार में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रतिभागी अपना कीमती फीडबैक फेसबुक के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबका धन्यवाद।